हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आ गया हूं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकॉन पर भी टैप कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो चलिए खो जाते हैं खौफनाक अंधेरों में। अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले भी ईमेल कर चुकी हूँ और ये वाक़या मुझे शेयर करना था। मेरी फुप्पो जिनकी शादी हुई थी और उनकी शादी के बाद उनके साथ ये वाक़या हुआ था, तो ईमेल नहीं कर सकती थी, लेंदी था, तो सोचा मैं शुरू से लेकर चलूँ ताकि आपको पता चले कि क्या था। एक तो हमारे दादी का घर जिसमें हम अभी रहते हैं, वो तो वहाँ तो काफ़ी हादसात हुए हैं, बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, होते हैं अभी भी। लेकिन मेरी फुप्पो का जो ससुराल था वो है मलीर में। मलीर 15 से अंदर को जाके उनका कोई घर है बिलाल टाउन की साइड पे। तो उनकी जो ससुराल है वहाँ उनके जो हस्बैंड थे, मैं आपको बताऊँ, वो थोड़े से मतलब उनका जो कह सकते हैं कि थोड़े से एग्रेसिव और फुप्पो पे लिटरली वो उनको मारते थे और उनको टॉर्चर करते थे, मतलब छोटी छोटी बात के लिए। जबकि फुप्पो ने उनका पूरा घर संभाल रखा था। कहते हैं कि उनकी अपनी सास ससुर और जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का वो ख्याल रखती थी। और ये हम सब की आंखों देखी बात है। मेरे पापा हयात थे, मेरी दादी हयात थी, मेरे दादा हयात थे और 2005 की ये बात है। तो मतलब बहुत झगड़े हुआ करते थे। फिर पापा लेकर आ जाया करते थे घर पे। फिर वो इंसान ऐसा था कि वो मार पीट के और फिर वो वैसे ही हो जाया करता था जैसे कोई बात ही नहीं, और फिर वो माफ़िया मांग के वापस ले जाया करता था। फिर पप्पो के साथ वो वही करता था। उनकी एक बेटी भी है। अब तो खैर सेपरेशन हो गई है उनकी, क्योंकि यही वजह थी कि वो उनसे सेपरेट हुई। वो बहुत मारते थे और तो ये सब चीज़ें थी। और उनका ससुराल है, उनका जो ससुराल है उनका एक गेट मेन गेट है और एक गेट जो है वो पिछली गली में, यानी पीछे की तरफ एक गेट उनका बाहर की तरफ निकलता है। वहाँ पर एक दरख्त है। अब वो किस चीज़ का दरख्त है आई डोंट नो, लेकिन वो दरख्त है। अब हमें नहीं पता, हम उनके घर इतने जाया भी नहीं करते थे। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई और वो उनके बेडरूम से बिल्कुल अटैच होता है। मतलब फिर मतलब जैसे जब वो उनके साथ उनको मारते थे या उनकी जो भी लड़ाइयाँ होती थी, जो भी मतलब वो टॉर्चर करते थे, तो वो उसी घर में वो सब चीज़ें करते थे। तो एक दिन उन्होंने फ़ोन किया घर पे कि मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो मेरी फुप्पो हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, इतनी क्या हो गया है? तो वो बार बार जो है ना बस ये बोले जा रही थी कि मेरे ना कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बस मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है। और वो दर्द की शिद्दत से कर्रा रही थी। तो फिर मेरे दादा मरहूम और मेरी जो फुप्पो हैं, सबसे छोटी फुप्पो, वो उनके साथ गई और उनको वहाँ से अपने साथ घर पे लेके आ गई। फिर यहाँ घर पे आ गई तो मेरी जिन फुप्पो से उनकी बात हुई थी वो उनसे बहुत ज़्यादा चिपक के बैठ रही थी। तो वो कह रही थी कि भाई तुम अलग होकर बैठो ना, मतलब एक तो मतलब गर्मी हो रही है। और उनको देख देख के वो हंस रही थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और फिर उनके हस्बैंड लेने आए, फिर से अंकल मेरे पप्पा जो है उनको लेने आए कि भाई उनको बुलाओ और मुझे उनको घर लेके जाना है। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे आपस में और वो कुछ ऐसी हरकतें भी कर रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही ऑकवर्ड कह सकते हैं। कि एक मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा मेरी फुप्पो से, मतलब अपनी बहन से कहा कि मुझे ना अपने कोई सूट दे दो, मुझे सूट पहनना है। तो ना फुप्पो ने कहा ठीक है तुम ले लो अलमारी में से जाके। तो उन्होंने उनके सारे कपड़े निकाले। ये शुरुआत थी, ये समझें, ये स्टार्टिंग है इस चीज़ की कि ये चीज़ अब
ज़ाहिर होना शुरू हुई हम सबके आंखों के सामने। तो उन्होंने फिर एक कमीज़ पहनी उनकी, फिर उन्होंने दूसरी कमीज़ पहनी, फिर उन्होंने तीसरी कमीज़ पहनी, फिर चौथी कमीज़ पहनी। इस तरह वो कमीज़ पे कमीज़ पहने जा रही थी और शी वाज़ लाइक के यार ये तो इतनी फ़िट हो रही है, मैं कैसे पहनूँ। और जो जिनकी वो कमीज़ें थी उनका दम निकल रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरी सारी कमीज़ें ये पहन रही है तो सब ख़राब कर देगी, अम्मी देखें ये क्या हो रहा है, पागल तो नहीं हो गई है, ये कैसी हरकतें कर रही है, मेरी कमीज़ें एक पे एक पहने जा रही है, सारी मुझे धोनी पड़ेंगी, ये पागल हो गई है ये। तो खैर वो फिर कमीज़ उनकी चेंज करवाई और फिर जो है ना उनकी जब हस्बैंड आए ना तब वो गुस्से में आई बहुत ज़्यादा ना। इतना ज़्यादा गुस्सा उनको था क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या थी, वो चीज़ उनके अंदर थी क्या थी। खैर जब तक ये चलता रहा हम समझते रहे कि हाँ चलो उनकी लड़ाई चल रही, शायद इस वजह से गुस्से में। हमारा दिमाग वहाँ तक जा नहीं रहा था, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। तो फिर जैसे ही हमने कहा कि वो अंकल आए हैं आपको बुला रहे हैं, तो कह रही नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, इस तरह करके उन्होंने इशारा किया। तो फिर इस तरह करते करते फिर पापा जो है वो समोसे और रिफ़्रेशमेंट का सामान लेके आए ना कि इसको जो है ना निकाल के और रखो आगे और नज़मा को बोलो जाए अंदर, जो भी है सॉर्ट आउट करे मामला और फिर हंसी खुशी जाए। तो वो अंदर गई और जाके उन्होंने जो है अपने हस्बैंड को घूरा और ना ज़ोर ज़ोर से फिर हंसने लग गई, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। तो हम लोग सब देख रहे कि ये हंस क्यों रही है इस तरीके से। तो फिर पापा ने बोला कि ये क्या हो रहा है। तो जितनी ज़ोर से वो हंस रही थी उतनी ही ज़ोर से वो फिर उतनी ही शिद्दत के साथ उन्होंने रोना शुरू कर दिया उनके सामने। वो रोए जाए इतनी अजीब व गरीब आवाज़ में कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हम सब घर में ही थे, हमारे ही घर में ये सब हो रहा था, तो हमें सब कुछ याद है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने ये देखा, मैंने स्पेशली, मैं बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब डरपोक थी, लेकिन मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत लेती हूँ। तो मैं छुप छुप के देख रही थी। वो उन्होंने समोसा ऐसे करके उठाया दोनों हाथों में, और वो जिस बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा शौक से कोई चीज़ खा रहे होते हैं, कभी इस हाथ से खा रही हैं कभी उस हाथ से खा रही हैं, इस तरीके से उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो वो एक एबनॉर्मल सा माहौल उन्होंने बना दिया। तो मेरे पापा तो फ़ौरन समझ गए कि ये कुछ एबनॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने फिर ना सबको जो है ना कमरे से बाहर निकाला, मेरी फुप्पो थी और मेरी कज़न थी, सबको जो है कि चलो बाहर निकलो, सब जाओ यहाँ से। तो एक एक करके सब जाना शुरू हो गए और फिर वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गई, उनकी आवाज़ चेंज हो गई। तो फिर हमें पता चल गया था कि इनके साथ कोई ना कोई मसला है। उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने काफ़ी रूहानी इलाज करवाने की कोशिश की, काफ़ी जगह लेकर गए। तो वहाँ से थोड़े दिन आराम आता था और फिर वो ऐसे प्रिटेंड करती थी कि शी वाज़ ओके, मतलब अब कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, मतलब मैं सेट हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है वो फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती थी। फिर हम इतने यूज्ड टू होते जा रहे थे कि हमें कभी कभी बिलीव आता था कि हाँ ये ठीक है, फिर हम उनसे बातें कर रहे हैं, हर तरह की उनसे बातें कर रहे हैं, जैसे हम बातें करते हैं घर की बातें। वो हर चीज़ को अपने अंदर जो है ना, वो कहते हैं ना एक कैसेट भर रही होती है कि हाँ ये उन्होंने हमारे घर के बारे में, मतलब उनके अंदर जो चीज़ थी वो कब ज़ाहिर हुई, उस दिन तो हो गई थी। फिर वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल ऐसी हो जाती थी जैसे कोई बात ही नहीं है ना। एक दिन जो मेरी पप्पो हैं वो उनके पास बैठी हुई थी, तो और गौस पाक का चिराग जो है वो हम रोशन करते हैं घर में, तो हमने उनको उसी कमरे में रखा हुआ था ताकि वो उससे बाहर न जाएं, और उनकी निगरानी करते थे मेरे पापा मरहूम। तो मेरी पप्पो वहाँ बैठी हुई थी और उन्होंने उनसे ऐसी बात करने की कोशिश की कि तुम बताओ कौन हो तुम, और तुम कहाँ से आई हो, क्या है, मतलब जो भी है बताओ। तो पहले तो वो बता नहीं रही। उनकी आवाज़ फिर जब निकली तो बहुत ही वो बारीक आवाज़ थी, वो मेरी पप्पो की आवाज़ नहीं थी, वो किसी और मखलूक की थी जो उनके अंदर बहुत चेंज आवाज़ थी। और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी बहन के पीछे क्यों लगी हो, कहाँ से आई हो, तुम्हें किसने तुम्हारे साथ कुछ किया था, तुम बताओ हमें। मतलब उन्होंने थोड़ा सा उनको एतमाद में लेने की कोशिश की ताकि वो कुछ बोलें, अपने बारे में कुछ बताए, क्योंकि उनको पता था इनके अंदर कोई और मौजूद है। तो फिर उस जो मखलूक जो उनके अंदर थी, उन्होंने मेरी फुप्पो से बात करनी शुरू कर दी कि ये अपनी बीवी को बहुत मारता था, बहुत तशद्दुद करता था, और ये रोती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। और ये जो है रुकता नहीं था।
और ये सिलसिला एक बार नहीं कई बार चलता रहा। तो मतलब इस तरह से मैं इसको देखती थी तो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता था, और इसलिए मैं इसके ऊपर आ गई हूँ और अब मैं इसके शौहर को नहीं छोड़ूंगी। मैं इसके अंदर जो आई हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं इसके शौहर से बदला लूँ, क्योंकि मुझे भी जलाया गया। फिर पप्पू ने पूछा, अच्छा आपके साथ क्या हुआ था, मतलब तुम्हें किसने मारा? तो फिर उसने इतना जवाब दिया, मुझे जलाया था। ये नहीं बताया कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब चीज़ें चलती गई। फिर जो है उन्होंने बताया कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। वो अपने शौहर से बदला लेने के लिए, मतलब जैसे मैं इसके शौहर से बदला लूँगी, क्योंकि मुझे इस पर तरस आ गया था। तो फिर वो बहुत ऐसी कुछ हरकतें करती थी कि कभी वो आदमियों की आवाज़ में बात करती थी, कभी बच्चों की आवाज़ में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं रोते हैं, और वो सब पे हावी होती थी। लेकिन एक वाहिद मेरी बड़ी फूफो हैं और मेरे पापा हैं। मेरे 3 चाचू हैं, और जिनमें से एक मेरे पापा है जिनकी डेथ हो गई है। तो और मेरी 6 फुप्पो हैं, जिनमें से एक वो थी। तो सबसे बड़ी फुप्पो हैं बहन भाइयों में, एक वो थी, एक मेरे दादा थे और एक मेरे पापा थे, कि जिन तीनों की वो बहुत मतलब डरती थी उनसे। और पापा जो है मेरे उनसे बहुत ज़्यादा वो डरती थी, भाई भाई करके बात करती थी, क्योंकि मेरी सारी फुप्पो पापा को भाई करती थी, भाई भाई करके बात करती थी। तो भाई ये ना अपनी बीवी को ऐसे मारता था, भाई इसने ऐसा किया था, उसने उसके हाथ पे जो है ना वो गरम जो है ना वो शोला गिराया था, उस दिन ये किया था, वो किया था। मतलब इस तरीके से वो शिकायत कर रही थी। मतलब वो चीज़ मेरे फुप्पो के अंदर थी, वो शिकायत कर रही थी मेरे पापा से कि इसके साथ इस तरह करता था भाई, और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और वो चीज़ फिर इतनी शिद्दत इख्तियार करती गई कि वो फिर हमारे घर में उसने सबको ही मतलब हर किसी पे हावी। मेरे एक चाचू हैं, उन पे भी वो चीज़ आई, तो उनकी भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, और हमें पता चलता था। मेरा कज़न है, और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ फ़नी भी हुए हैं, जब हमें पता चला कि नहीं, हम जो है ना बच्चे थे तो हमें इतना वो नहीं था, तो हम भी बहुत वो करते थे कि एंजॉय करते थे। लेकिन फिर हमें डांटा गया कि नहीं। जैसे एक ये हुआ कि मैं उनको दरवाजे के उस पार से सुराख में से देख रही थी कि फुप्पो वहाँ बैठी हुई हैं, और मैं फुप्पो को बता रही थी कि फुप्पो देखो वहाँ बैठी हुई हैं। तो ना फुप्पो कह रही लेट जा, नहीं तो वो आ जाएगी। और बस मैंने जब दोबारा उस सुराख में से झांक कर देखा है तो उस कमरे में कोई भी नहीं था, और जब मैं टर्न हुई हूँ लिटरली वो मेरे पीछे खड़ी थी, और वो जिस पोजीशन में खड़ी थी मेरी चीख निकल गई थी। मतलब दोनों हाथ कमर पे रख के, बाल दोनों उनके आगे थे, एक तो उनके बाल भी हैं ऐसे फ्रिजी हेयर्स हैं उनके, इतनी भयानक वो लग रही थी कि मेरी चीख निकल गई थी। और फिर वो कह रही थी तो मुझे देख रही थी ना, जबकि वो वहाँ पे मतलब ऐसे लेटी हुई थी जैसे वो सो रही हैं। तो उनको कैसे पता चला कि मैं उनको देख रही थी सुराख में से? मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। फिर एक मर्तबा उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, जब क्योंकि वो हमारे घर में थी ना, मुस्तकिल उनका इलाज चल रहा था, तो वो अपनी मैके में थी, तो हम लोग भी उनके साथ ही रहते थे, तो वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचाती थी। लेकिन हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बुला के कह रही कि इधर आओ, मेरे सर में से कीड़े निकालो। तो मेरे तो हाथ कँप आ रहे थे, मुझे पता था कि मतलब ये नहीं है, इनके अंदर कोई और है मखलूक। तो मैं जुएं देखने लगी। अच्छा, वो मुझसे कह रही कि इस जगह देखो, इस जगह से निकलेगा। वो जहाँ जहाँ हाथ रख रही वहाँ से जो है ना मैं उनके जुएं निकाल रही थी। ये हुआ, मतलब हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा ये सब लगा। तो फिर जो है पापा ने मना कर दिया था कि कोई भी इसके पास नहीं जाएगा, ये बुलाएगी तो नहीं जाना। फिर एक आलिम, आखिरकार एक आलिम हमें मिले, उनसे हमने रब्ता किया, और फिर उन्होंने हमें बताया कि आप पहले तो उन्होंने घर आके कुछ पढ़ाई की, तो इन पे हाज़िरी हुई। बहुत ज़्यादा मतलब वो धूनी वग़ैरह देते थे वो। तो उन्होंने फिर हमें मशवरा दिया कि एक बाबा हैं, उनका मज़ार है थर पारकर में, थर डिज़र्ट है आई थिंक, कहाँ है थर पारकर, वहाँ मज़ार है, वहाँ आपने जाकर इसको भी लेकर जाना है, और आपके जो घर के बड़े हैं वो इसके साथ जाएंगे, मतलब सबको जाना है जो इसकी ज़द में है। तो पापा तो मेरे घर में रुके थे, क्योंकि वो
पूरी फैमिली ही आ गई थी फूफो के ऊपर। तो वो पापा के साथ तो होते थे, लेकिन हमें भी बहुत तंग करते थे घर में। जैसे किचन से खटपट की आवाज़ आ रही है, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, फिर एक औरत के हंसने की आवाज़ आ रही है। मतलब 24 घंटे हम इसी सिचुएशन में रहते थे और हम डरते थे। हम ना इतना डरते थे कि हम छत पे भी नहीं जाते थे। हम वॉशरूम भी जाते थे तो हम किसी को खड़ा करके जाते थे। बहुत ज़्यादा हम इस प्रॉब्लम को हमने फेस किया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर उसने खुद ही बता दिया था कि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है जो इस औरत पे है, मतलब मेरी फूफो पे, और हम इसको जो है लेके जाएंगे क्योंकि हमें इस पे बहुत तरस आ गया और हम इसको अभी छोड़ नहीं सकते, और इसकी शौहर से तो हम बदला लेके जाएंगे। मतलब वो इस कदर जो है जज्बाती थे, जो भी थे, इस तरह की वो बातें करती थी। तो फिर जब प्रोग्राम बना, सब गए, फिर मेरी फूफो थी और मेरी दादी मरहुमा थी, उस वक्त हयात थी वो, और वो शुगर पेशेंट भी थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी, बीमार भी थी, लेकिन वो गईं। और मेरी फुप्पो थी और मेरे फुप्पा थे और मेरे पापा के एक दोस्त भी गए थे। ये सब इनको लेकर गए थर पार कर। तो वहाँ की मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब कुछ वहाँ का इन्वायरमेंट जब उन्होंने हमें बताया आगे कि वहाँ का मज़ार कैसा था, क्या था। जो बाबा थे जिनके मज़ार पे वो गए थे, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। उनका नाम था हज़रत राज़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। उनके मज़ार पे उनकी हाज़री थी, जहाँ वो आलिम जो थे उनको लेकर गए थे कि हमें यहाँ जाके हाज़री देनी है। जैसे ही वहाँ पे वो लोग पहुँचे और उनकी गाड़ी वहाँ रुकी, तो मतलब पूरा एक दिन का सफ़र करके ये लोग वहाँ पर पहुँचे। और जैसे इनकी गाड़ी वहाँ रुकी तो वो एकदम से गाड़ी में से उतरी और भागती भागती, मेरी दादी भी उतरी, दादी आराम आराम से चल रही थी, तो वो भागती भागती एकदम उतरी और वो मेरी दादी को क्रॉस कर गई आगे। जब वो थोड़े से कुछ कदम आगे जाके उन्होंने मुड़ के मेरी दादी की तरफ एक मर्तबा देखा, मेरी सारी फैमिली उनके पीछे खड़ी हुई थी। मेरी पुप्पो थी जो मतलब उन्होंने बताया जिस तरीके से, वो वापस मुड़ के आई। और मज़ार की लोकेशन कुछ ऐसी थी, मैं आपको बताती चलूँ कि एक बहुत ही पुराना कदीम कब्रिस्तान है, बीच में मज़ार है और फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हैं, मतलब एक सीढ़ी आती है चढ़ के, फिर ऊपर पूरा मज़ार है उनका, बहुत बड़ा सा मज़ार है। मैंने कभी देखा नहीं, सर्च नहीं किया, लेकिन मेरी पूरी फैमिली वहाँ गई थी तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी इसकी लोकेशन है। वो वापस आई, उन्होंने मेरी दादी को जो है, क्योंकि मेरी दादी से चला नहीं जा रहा था तबीयत की वजह से और उनके पैरों की तकलीफ़ की वजह से, तो मेरे फुप्पो के अंदर जो मखलूक थी वो इस तरीके से भागती गई दादी की तरफ, तो हम समझे कि शायद ये दादी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो सिंपली वो भागती हुई आई और उन्होंने मेरी दादी को ऐसे करके उठा लिया, जैसे मतलब दोनों हाथों से उठा लिया, और वो भागती हुई ऊपर उनको ले गई और सीढ़ियों से, और जाके उनको मज़ार पे ऐसे करके खड़ा कर दिया। और फिर जाके उन्होंने वहाँ पे मज़ार पे कलाबाजियाँ खाना शुरू कर दी। मतलब उनकी हाज़री थी या जो भी था, मतलब वहाँ जाके उन्होंने फिर उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो हमारे साथ जो आलिम थे उन्होंने ये कहा था कि आपने घबराना नहीं है, सब सेट हो जाएगा, ये बाबा हैं, ये सब कुछ देख लेंगे। तो फिर वहाँ पे एक रात का स्टे भी ज़रूरी था, क्योंकि जाते हुए इतना टाइम लग गया था। अब वहाँ पे जो होटल्स वगैरह थे वो ऐसे थे नहीं कि वहाँ पे रुका जा सके। मजबूरन जो है एक पूरा मज़ार बना हुआ है, वहाँ पे जगह थी। मतलब मज़ार के अहाते में भी जो उनकी बीबियाँ थीं उनकी कब्रें थीं, मतलब उनकी भी कब्रें थी, तो उनका हिस्सा अलग था। और ख़ातून जो थी, जितनी भी ख़ातून थी, मतलब मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा ठीक से, मतलब जितनी भी उनकी बीवियाँ थी उनकी साइड अलग थी और जो जेंट्स की कब्रें थी उनकी साइड अलग थी। तो वहाँ पे जो है जितने भी हमारे घर से लेडीज़ गई थी वो अलग थी, और फिर वो जेंट्स जो थे वो अलग, वो उस हिस्से में सोए थे। वहाँ पे फिर उन्होंने बता दिया था कि आपने यहाँ पे मतलब आप जो है आंखें बंद करके बिल्कुल सो जाएं और आपने उठना नहीं है। तो मेरी जो बड़ी फुप्पो हैं, मेरे पापा से भी बड़ी हैं, और मेरी जो दूसरी फुप्पो हैं, फुप्पा हैं, ये सब लेट गए थे। और ये लोग बताते हैं जैसे हमने अपनी आंखें बंद की हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा फील हुआ है कि जैसे हमारी आंखें किसी ने सी दी हैं, हमारी आंखें किसी ने सी दी हैं, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं खुल रही हैं। और फिर जब हमारी आंख लग गई है, हम सब सो गए हैं, तो उन सब ने ख्वाब में क्या देखा है, जो उस मज़ार के अंदर थे, कि एक बुज़ुर्ग हैं
और वो वाइट उन्होंने पूरा ड्रेस पहना है, वाइट जैसे होते हैं चादर सी होती है, और वो वाइट घोड़े पे सवार होके आए हैं। और ये चीज़ उन्होंने देखी है, बहुत नूरानी उनका चेहरा है और वाइट उनके बाल, वाइट उनकी दाढ़ी और बहुत ही पुरनूर उनका चेहरा है, और वो घोड़े पे सवार होके आए हैं। ये सब चीज़ किस किस ने देखी है? जो उस मज़ार के अंदर सो रहा था। और ये सब चीज़ें देखने के बाद जब वो उनकी आँख खुली है तो वो नॉर्मली सब उठे हैं और सब ने एक दूसरे से पूछा, हाँ भाई तुमने भी ये देखा है? तो सब ने एक दूसरे से क्लियर किया, हाँ ये मैंने भी ऐसा देखा है। तो फिर वहाँ उनका इलाज चलता रहा। और मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर मेरे जो फूफा हैं वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं थोड़े मजाकिया टाइप के हैं। तो वो वहाँ पर वो बताते हैं फूफा वगैरह कि वहाँ पर जो कुत्ते थे ना, वो इस साइज़ के थे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे बकरी से भी बड़े साइज़ के जो होते ना, फुल साइज़ के इतने बड़े बड़े कुत्ते थे। और वो यूँ घूम रहे थे, मतलब जैसे मज़ार की अहाते में ही। तो वो करीब आ रहे होंगे तो मेरे पप्पा ने ना उठा के एक पत्थर मार दिया। बस उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने पत्थर उनको मार दिया। तो हमारे साथ जो आलिम साहब थे उन्होंने कहा कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए, और वो पत्थर बदकिस्मती से उसको लग गया। वो दिन था और 1.5 साल तक उनके उसी हाथ में दर्द रहा था। उन्होंने इतना इलाज करवाया लेकिन वो नहीं गया। फिर उन्होंने बताया था कि वो कुत्ते नहीं थे, वो उनके रूप में तमाम तर वो जिन थे और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन तुमने उनको पत्थर मार के बहुत बुरा किया। तो ये चीज़ थी। और काफ़ी वहाँ पे ऐसे हादसे भी हुए हैं, मतलब आँखों के सामने जो है मेरे बारी बारी करके सब पे हाज़िरी आई, क्योंकि ये इस इंसिडेंट से हम सभी मुतासर थे। तो हम सब का ही बाबा ने इलाज किया, ये कहना था उनका, और हमने ख़ुद भी फील किया कि ऐसा हुआ है वहाँ पे। फिर मैं आपको बताती चलूँ कि थरपारकर का जो उनका मज़ार है हज़रत राज़ी शाह बाबा का, वह उनके ही अहाते में सुना होगा या किसी को अगर पता हो कि ज़िंदा पीर का मज़ार भी है। ज़िंदा पीर जिन्हें कहते हैं उनका मज़ार है, और एक कच्ची सी कब्र है उनकी। और वहाँ पे कहते हैं कि मतलब हर किसी को तो नहीं आती आवाज़, लेकिन किसी किसी को अगर जो जाके करीब कान लगा के सुनता है तो अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आती है। तो मेरी फ़ैमिली में से किसी को भी नहीं आई, लेकिन मेरी एक फुप्पो हैं, वो ज़रा पढ़ने में और परहेज़गार बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मुझे आती है आवाज़ या नहीं आए। 1-2 बार गई तो वो नहीं आई। फिर उन्होंने पता नहीं मतलब कहा कि मैं दोबारा से सुनती हूँ, तो वो उस जो कब्र थी उसमें से उनको आवाज़ आई कि अंदर से जैसे कोई बाकायदा तिलावत कर रहा है। तो वो डरी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो ज़िंदा पीर की कब्र उनको कहा जाता है। और बस वहाँ पे फातिहा पढ़ी और फिर ये लोग वापस आ गए। उसी अहाते में एक किला है और उस किले में एक है जिन। वहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि उस किले में एक जिन है और वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इसको फेस कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है कि आप उसको देख सकते हैं तो ज़रूर आप जाइए, लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो आप उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कुछ वो फिज़िकली ऐसा है कि नहीं देख सकते। लेकिन मेरी एक फूफो ने वो बताती हैं कि उन्होंने उसको पीछे से देखा है। हम नहीं यकीन कर रहे थे उस बात पर, लेकिन उन्होंने मतलब उनको बहुत वो थी ना क्यूरियोसिटी कि मुझे देखना है कैसा है। तो फिर वो गई वहाँ पे और उन्होंने ख़ुद देखा। तो वो जिस तरीके से बताती हैं तो हमारे रोंगटे मेरे शायद अभी भी खड़े हो गए। जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया तो हम डर गए थे। तो हमने ये कहा कि आपने कैसे देख लिया? तो उनको एक्सप्लेन करने में उनको इतना डर लग रहा था कि उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, जबकि उन्होंने सिर्फ उसका जो है वो बैक साइड से देखा, लेकिन आगे से फ्रंट से वो नहीं देख पाई। तो मुझे बताते में बहुत डर लग रहा है कि वो ये बता रही थी कि उसका जो फेस था पीछे से देखा जैसे मट्टी का एक तौदा होता है, मट्टी का एक तौदा, इतना वो ऐसा उसका फेस था जैसे कि मट्टी से बनाया हुआ है, उसको मट्टी से इतना बड़ा उसका फेस था। और उसने जो है पगड़ बांधते हैं, आई थिंक पगड़ वगैरह से कुछ बांधते हैं, इस तरह का पगड़ी होती है वो बांधी हुई थी। और वो नॉर्मल आदमियों से बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था।
उन्होंने बहुत दूर से देखा था, लेकिन उन्होंने जो देखा था वो हमें बताती हैं कि इतना वो कोई बड़ा था, मतलब बहुत लंबा, और वो एक पत्थर के ऊपर बैठ के बस मतलब ना ऐसे झूम रहा था जैसे वो कोई कुछ पढ़ रहा है, मतलब इबादत कर रहा है, कुछ कर रहा है। उसका बैक साइड था। और जो वहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने हमें बताया था कि एक आदमी जो है गया था वहाँ पे, उसने बोला था, शर्त लगी थी कि मैं इसका सामना करूँगा और मैं उसको देखूँगा कि ये कैसा है। तो जैसे ही वो गया किले में और उसने उस जिन का सामना किया था, तो उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, क्योंकि वो देखते साथ ही मर गया था। तो कहा जाता है कि वो जो जिन है उसकी अपीयरेंस बहुत मतलब ख़तरनाक है, खौफनाक है। मतलब एक ये चीज़ थी कि वहाँ पे एक जिन भी मौजूद है, मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन वो एक जगह है, उसी के अंदर वो मौजूद है। तो ये 2-3 चीज़ें वहाँ पर थीं जब हम अपनी फुप्पो को वहाँ इलाज के लिए लेकर गए, तो ये सब चीज़ें हमने ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं। फिर मेरी फुप्पो का इलाज जो है, फिर वहाँ से उन्होंने हाज़िरी कंप्लीट की वहाँ से, और मेरी फुप्पो जो है वो मज़ार के ही अहाते में बैठी थी, और उनके ऊपर जो है आप अपना हाथ जब सीधा करते हैं तो कितना नंबर जाता है मुझे नहीं पता, ये 1 फीट या 2 फीट इतनी लंबी छिपकलियाँ उनके ऊपर यूं चढ़ रही थी, लेफ़्ट तो वो राइट से नीचे जा रही थी, मतलब उतर रही थी, चढ़ रही थी, पूरे जिस्म पे उनके छिपकलियाँ थी। तो ये कह रहे, जब हम लोग डर गए तो ये क्या हो रहा है इनके साथ। तो फिर जो हमारे साथ आलिम साहब थे, उन्होंने कहा कि आप उसको छोड़ दो बिल्कुल, ये समझें, मतलब इसको भी आप बिल्कुल छोड़ देना। ये बाबा जो हैं इसका, वो भी जिन्नात थे, वो भी जिन्नात ही थे जो उनके साथ थे। फिर खैर ये लोग वहाँ से वापस आ गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और उनका इलाज भी हो गया था। लेकिन अभी भी उनके साथ ऐसे बहुत से मामलात हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं। और मेरे पास अभी रिसेंटली उनके साथ कुछ हादसा ऐसे हुए थे कि उनके घर, हमारे घर में ही, मतलब अपनी मेरी दादी के घर पे ही वो आ गई थी। तो यहाँ पे उन पे हाज़िरी आई थी, तो मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी और उनकी आवाज़ की, उनकी जो वो मतलब जो वो एक्टिविटी कर रही थी घर में, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने सारी रिकॉर्डिंग उनकी की है। तो वो वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं और मैं चाहूँ तो आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ, लेकिन ये कि आप उसको जिसे आप पब्लिक ना करें, तो मैं आपको वो ज़रूर भेजना चाहूँगी, क्योंकि हमने अपनी आंखों से सब चीज़ें देखी हैं। और अभी जो उनका इलाज चल रहा था, तो उन्होंने एक परमानेंट, एक आलिम है, उन्होंने एक तावीज़ बना के दिया था कि ये आप अपने गले में बांध के रखेंगी, उसको आपने उतारना नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से वो चीज़ आपसे बहुत दूर है। अगर आपने तावीज़ उतार दिए गले से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना। तो काफ़ी इलाज उनका चला है, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है कि कभी भी आपकी जान प्रॉपरली नहीं छोड़ती है। मतलब एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी भी वो बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं, वो किसी की फौतगी में नहीं जा सकती, मतलब बहुत सारी उनके परहेज़ हैं जो वो करती हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ ये मामलात हैं। इस तरीके से बहुत सारे और भी वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम कैसर मुख्तार है और मैं कुवैत में जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरी जो पोस्टिंग है अभी वो नोएसीब बॉर्डर पे है। ये कुवैत और सऊदी बॉर्डर है नोएसीब, और ये बिल्कुल सहरा में बॉर्डर बना हुआ है। आबादी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मिलिट्री की पोस्ट है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट होती है यहाँ पे। इस वक्त भी मैं अभी बॉर्डर एरिया पे खड़ा हूँ और मेरी रात की ड्यूटी होती है। वाक़ई से यूँ शेयर करना था कि यहाँ पे आपको पता है सहरा है, इसमें गैर मामूली किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे वाक़यात को नज़रअंदाज किया, शुरू में अजीब से वाक़यात होने, क्योंकि हमारी जॉब कुछ ऐसी है कि जब काम ख़त्म हो जाता है लेकिन हमें टाइम पे ही साइट पे रहना पड़ता है, चूँकि बॉर्डर है और कंपनी में हमें रूम्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं और हम लोग फिर सो जाते हैं, ऐसा होता है। तो कई तरह के वाक़यात हमारे से होते रहे कि अक्सर हमारे कैबिन में से चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। मैं और मेरे एक और साथी थे मिस्र के, तो हम लोगों ने लॉक भी चेंज कर दिया।
जो हमने अपने कैबिन के लॉक चेंज किया उसके बावजूद ऐसी हरकतें होना शुरू हो गई। अभी मुख्तलिफ़ किस्म की हमें आवाज़ें आती। एक रात हम ऐसे ही सोए हुए थे कि कुत्तों के भौंकने से मेरी आँख खुली। अब वो आवाज़ इतनी शदीद थी, ऐसा लगता कि 15 से 20 कुत्ते हमारे जो कैबिन है उसके इर्द गिर्द जमा हो गए हों। कैबिन में आपको बता दूँ ये पोर्टेबल ऑफिस होता है, तो कहीं पे भी आप इसको उठा के रख सकते हैं। छपरे अगर समझते हैं छपरे का बना हुआ है, तो उस पर जो है कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। हम दोनों उठ गए और हमारे साथ एक कोई ऑफिसर भी थे हमारे, वो भी सो रहे थे, वो भी उठ गए। तो लेकिन हम में से हिम्मत किसी को में नहीं हुई कि हम दरवाज़ा खोल के देख सकें इतने सारे कुत्ते बॉर्डर के एरिया के अंदर कैसे आ गए, जबकि आपको पता बॉर्डर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। पहले तो ये वाक़या हुआ, फिर उसके बाद तकरीबन 6 माह गुजरे और इस तरह के वाक़यात होने लगे। हम लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया। तो मेरे साथ एक और साथी आ गए, पहले वाले की ट्रांसफ़र हो गई, तो एक और साथी थे मेरे साथ। तो तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। हम लोग घर जाने के लिए निकल आए ड्यूटी से। उस दिन काम नहीं था। हम लोग जब निकले हैं तो रास्ते में हमें एक हमारी तरफ मुखालिफ से आता हुआ एक आदमी नज़र आया। चूँकि हम अभी चेक पोस्ट से निकले थे, हमें 10 मिनट हुए थे ड्राइव करते हुए, और बहुत वीरान से सहरा का एरिया जहाँ से हम गुजरते हैं। तो एक आदमी नज़र आया जो कि हमारी तरफ चला आ रहा था। शदीद सर्दियों के दिन थे, लेकिन उसने जिस्म पे सिर्फ एक चादर लपेटी हुई थी। उसकी रान तक जो है ना टांगे हमें नेकेड नज़र आ रही थी कि उसने कुछ नहीं पहना हुआ, और अजीब सा लंबा तिरंगा और स्याह रंग का आदमी, और छोटी छोटी उसकी दाढ़ी, लेकिन बहुत ही लंबा सा चेहरा था उसका। मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने अपने साथी को कोनी मारी, मैं कहा ये क्या चीज़ है? तो उसने मुझे इंग्लिश में बोला जस्ट कीप क्वाइट एंड ड्राइव, डोंट टॉक प्लीज़। तो मैं समझ गया, वो भी घबरा गया, मैं भी घबरा गया। हम आगे चले गए, खामोशी से हम आगे चले गए। और अगले दिन की बात है, अगली रात फिर हम लोगों ने, चूँकि ये सर्दियों के दिन थे, काम ख़त्म हो गया, तो फिर हम जल्दी निकल आए। तो जिस सिमत हम जा रहे थे सीधा नॉर्थ की तरफ, हमें एक औरत चलती वहाँ पे नज़र आई। औरत काफ़ी उधेड़ उम्र लग रही थी चाल से, और स्पीड चूँकि हमारी स्लो थी, सहरा का एरिया तो रात में स्लो स्पीड चलाना पड़ता है। और उस औरत ने अबाया यानी कि बुर्का लिया हुआ था, उसकी बैक हमें नज़र आई। फिर मैंने साथी को कोनी मारी, मैं कहा नाउ व्हाट इज़ दिस? वो बोलता है प्लीज़ 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 जस्ट क्वाइट एंड ड्राइव, डोंट स्पीक अबाउट हर। ओके ठीक है, चलता रहा। तो उसके आगे जाके फिर हम लोग ज़रा थोड़ी सी कहीं पे आबादी आई शहर के एरिया में, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स। तो रुक के हमने वगैरह पानी वगैरह वहाँ से लिया, पानी पिया। तो डिस्कशन की ये क्या था, क्योंकि जिस रोड पे वो औरत चल रही थी वहाँ पे ना कोई गाड़ी खड़ी थी। उमूमन क्या होता है, लोगों की गाड़ियाँ जब वो सऊदीया से आते हैं तो गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, वो फिर पैदल चलते हैं हेल्प लेने के लिए। वहाँ पे ना कोई गाड़ी खड़ी थी और किसी किस्म का जो है कोई घर भी नहीं था जो मैं कह सकूँ कि औरत निकल के आई है। तो आई डोंट नो वो औरत कैसे इधर आ गई। उसके बाद अजीब से वाक़यात होने लगे। हमारे एक और तीसरा साथी जो है, जो कि उधर बॉर्डर पे क़याम करते हैं, तो वो उनका ऑफिस अलग है। एक्चुअली वो बलदिया डिपार्टमेंट में होते हैं, म्यूनसिपैलिटी मिनिस्ट्री में है। तो हमारी जॉब जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मिनिस्ट्री के साथ है, विद कस्टम्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या हुआ कि वो कह रहे हैं यार मैं सोने के लिए गया हूँ। अगले दिन वो हमें मिला बहुत परेशान हालत में, ये कुछ दिन गुजर गए। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो भी मिस्र से है, इजिप्ट से। वो कह रहे हैं मैं अपने ही रूम में सोया था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो एक और फ़र्द का नाम लिया, मैं उसके रूम में था। तो मैंने कहा हो सकता है वॉशरूम जाने के उठे हो तो रात वहाँ चले गए। वो बोल रहा भाई वो आदमी तो छुट्टी पे गया हुआ है, उसको तकरीबन 20 दिन हो गए छुट्टी पे गए हुए, और उसका रूम लॉक था। और जब मैं उठा हूँ सो के, तो मैं उसी लॉक रूम के अंदर था, और ऐसा हो नहीं सकता मुझे किसी ने उठा के वहाँ पे डाल दिया और फिर दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरी आंख भी ना खुली हो। तो इस तरह के हमारे साथ वाक़यात होने लगे। तो एक इम्पॉर्टेंट वाक़या ये हुआ कि सहरा में गाड़ी मैंने थोड़ी देर के रोकी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। जो आप जो है वो बकाला हम लोग बोलते हैं, मतलब शॉप है, जनरल स्टोर टाइप कह लें, छोटी सी मोबाइल शॉप से। तो मैं पानी लेने के रुका, उस साथ मैं अकेला था, मेरे जो साथी है वो नहीं आया था। तो मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ। तो जब मैं निकला वहाँ के, मैं अकेला था, तो मैंने कहा मोबाइल शॉप के पास मैं पानी लेने के रुक जाऊँ। मोबाइल शॉप मुझे क्लियर नज़र आ रही थी। जब मैं करीब गया वहाँ पे कोई मोबाइल शॉप का नामो निशान नहीं था, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से इतने सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई और तेज़ हवा चली। मैंने बहरहाल फटाफट गाड़ी में बैठा और मैंने आयत कुर्सी पड़ी और मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। और काफ़ी देर तक ऐसा लगा जैसे कुत्ते मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद वाक़या हुआ कि गाड़ी की स्क्रीन पे खून के छींटे गिरने लगे। बहरहाल काफ़ी परेशान हुए। फिर अब हम क्या करते हैं, गाड़ी में रुकिया चलाते हैं, कुरान पाक की तिलावत चलाते हैं और अपने आप को दम करके निकलते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि रुकिया चलाने से और सूरह बकरा चलाने से ये आफात जो है ना टल गई हैं।
अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, आई एम अवैस अब्बासी और आपको बहुत पुराना लिसनर हूँ। तो आज को मैं आपको, वैसे तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हुए हैं जिन्नात से रिलेटेड, तो मैं ये है कि जो सबसे पहले जो मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम जो मेरा इंटरेक्शन हुई है या जो भी आप कहें उसको जिन्नात से, तो वो ऐसा है कि हम लोग पहले हैदराबाद में रहते थे, अभी हम कराची रहते हैं। तो मैट्रिक किया था। अब मैट्रिक के बाद 1-2 महीने की ऑफ होती है, तो उन्हीं दिनों अब्बू ने गाड़ी ली थी। तो बस ये था कि मैं और मेरे 2-4 दोस्त, हम लोग सब सुबह सुबह जो है बस गाड़ी लेके निकल जाते थे कि सीखना है। अब वो स्टार्टिंग डेज थे, ड्राइविंग सीख रहे थे, तो बस इस तरह मॉर्निंग में निकल जाते थे, थोड़ा सा घूम फिर के नाश्ता वाश्ता करके घर पे आ जाते थे। अब वो वैसे हमारी रूटीन ये थी कि बस सारे जागते थे, पहले मस्जिद फजर पढ़ते थे और आकर बस अपनी अपनी गाड़ियाँ साफ़ करते थे, क्योंकि गाड़ी नई ली थी। तो अब उसको बचपन में शौक़ होता सफाई वफाई करने का, खूब चमका के रखने का, तो हम भी वही करते थे। अब छुट्टियां थी तो अब रात भर मैं गेम खेलता रहा। 4 बजे के करीब एक दिन मेरा भाई बैठा हुआ था, तो मैंने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था, मैंने उसको बंद किया। मैंने कहा यार सुबह उठना है, जाना है, तो ऐसा करते हैं हम दोनों अभी चलते हैं और अभी साफ़ कर लेते हैं, फिर सुबह यह है कि बस नमाज़ पढ़ के और जब तक हम सफाई कर लेंगे जब तक अजान भी हो जाएगी, तो फिर जाकर जो है हम बस गाड़ी निकालेंगे और चलाएंगे। तो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। अब 4 बजे का टाइम था मिनाज भाई, तो रात के। अच्छा ये मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये हैदराबाद के अंदर सदर में तैयब कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर की मार्केट मशहूर है। तो वो उसके नीचे मार्केट है और ऊपर रेजिडेंस है, मतलब फ्लैट्स बने हुए हैं। तो हम वहाँ फ्लैट में रहते थे, तो और इसकी अंडरग्राउंड पार्किंग है और तैयब कॉम्प्लेक्स की। अब हम नीचे गए तो चौकीदार जो हैं वो सो रहे थे, तो उनके ये पिलो के साथ ही जो है वो रखी हुई थी चाबी पार्किंग गेट की। बस हमने चुपके से वो उठाई और नीचे जाकर अच्छे गेट खोल के चले गए अंदर। अब मैंने अपने भाई को कहा कि तुम एक काम करो, अंदर से ना ज़रा इसकी साफ़ सुथराई कर लो, मैं बाहर से कर लेता हूँ। उसने कहा चलो ठीक है। हमने स्लो वॉइस में गाने लगाए और बस मैं बाहर से कपड़ा वपड़ा मार रहा था ये और वो अंदर से। तो 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे से जैसे ना स्मेल आने लग गई, गंदी सी स्मेल, जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो, ऐसी कोई चीज़। तो इस तरह की स्मेल आने लग गई। तो मैं तो बाहर था, मुझे महसूस हुआ। मैंने उसे भाई को कहा, मैंने कहा यार तुम्हें ये इस तरह की स्मेल आ रही है क्या? कह रहा है कि नहीं यार मुझे तो नहीं आ रही। तो मैंने कहा चल ठीक है, मेरा छोटा भाई था वो। तो फिर मुझे आवाज़ आई जैसे भेड़िया नहीं चिल्लाता रातों में, उस तरह से। तो वो मुझे थोड़ा सा वो हुआ। मैंने उसको कहा यार तुम्हें आवाज़ आई है? बोल रहा नहीं यार मुझे आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा काम करो वॉल्यूम कम कर दो स्पीकर्स का, ठीक है। तो उसने वॉल्यूम कम कर दिया। अब 10 मिनट के बाद फिर मुझे आवाज़ आई। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें अब आई? कहता है कि मैं बाहर आ जाता हूँ, मुझे अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा काम करते हैं भाई, इधर कोई चीज़ है ऐसी जो ना हमारे आसपास ही है, क्योंकि पहले मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो मैंने कहा तुम बाहर आओ। वो बाहर आया, हमने सारी गाड़ी की गेट बंद कर दिए और ना बस हम खड़े रहे कि अब कुछ हो तुम जाए यहाँ से। फिर मिनाज भाई 5-7 मिनट के बाद दोबारा से जो ना ऐसी ही आवाज़ आई और ना पूरी की पूरी पार्किंग सराउंड कर रही थी उसकी आवाज़ से। तो फिर मैंने उसको कहा चल यार चलते हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है और कुछ ना कुछ है इधर। अच्छा मुझे ये भी शक हुआ कि हो सकता है ये चौकीदार जो हैं वो जो नाइट ड्यूटी पे होते हैं वो कोई टीवी लगा के देख रहे। मैंने जाते हुए उनको भी देखा
कि वो बैठे हुए हैं कि नहीं है। उधर तो कोई था ही नहीं, वो सारे के सारे सोए हुए थे, मतलब कोई भी जागरा नहीं था वहाँ पर, सब सो रहे थे। तो बस फिर हम ऊपर आ गए। अब भाई फजर हुई, नमाज वमाज पढ़ी, उसके बाद अब दोस्त जब आए बाकी, तो उनसे सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, यार इस तरह से नीचे मामला है और अब कंफर्म तो देखो ये चौकीदारी करेंगे, अभी हमें पता नहीं बताते हैं या सच नहीं बताते। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के आने के बाद सारे लड़के मिले, तो हम फिर उनके पास गए, चौकीदार अंकल के पास। तो हमने उनसे कहा कि इस तरह से नीचे कोई चीज़ है क्या? तो कह रहे हैं क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो हमने कहा कि नहीं, हमें महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ है, और ना मुझे भी आज तक दिखी नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर नीचे गाड़ियाँ वगैरह साफ़ कर रहा होता हूँ। फिर उसने कहा कि अगर कोई भी शख्स वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है पार्किंग के अंदर, तो उसके सामने ये चीज़ें विजिबल होती हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप जैसे आधा घंटा अगर आपने किया तो आपको जस्ट आवाज़ें वगैरह आना शुरू होंगी। तो बोल रहे हैं कि हमें तो जो है बस ये है कि ऐसा लगता है जैसे मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नीचे से कोई जो है, गाड़ी के नीचे से कोई बजा रहा है गाड़ी को या आवाज़ दे रहा है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे भेड़िया रातों में करता है, आवाज़ निकालता है अपनी, सेम एज इट इज़ वैसे ही आवाज़। तो बोला नीचे झांक के देखा तो बोला कुछ भी नहीं होता था। तो कह रहा है कि मुझे तो लगता है सिर्फ डराता है, लेकिन तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता और नुकसान नहीं पहुंचाता। बस इस तरह से जो है वो आपको खौफज़दा करता है। तो मनहज भाई अब तो हम कराची शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मेरे वो गवर्नमेंट में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो हम उनकी ये है कि ट्रांसफ़र हुई कराची, तो हम यहाँ पे आ गए। तो अभी भी हैदराबाद जाते हैं तो उस जगह जाते हैं तो पार्किंग में जाते हुए बड़ा खौफ आता है। तो अगर आपका कोई लिसनर या इस प्रोग्राम का कोई लिसनर अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहे भाई, तो वो जाकर जो है उस पार्किंग में जैसे आधा घंटा भी अगर स्पेंड करेगा तो उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। हेलो मिनाज, दिस इज मुमताज़, हाउ आर यू। जब हम नए नए कराची शिफ्ट हुए तो मॉडल कॉलोनी में एक किराए के घर में ले गए। वो जो मालिक मकान थे उनके 4-5 भाई थे, उनमें सबसे छोटा भाई जो था उनका, वो कहीं मतलब कब्रिस्तान गया, नापाकी की हालत में था, वॉट एवर इट इज़, वो मुझे सही पता नहीं है कि वो क्या हुआ, लेकिन उसके ऊपर वो जन्नात या कोई ऐसा साया हो गया जो ये हालत हो गई उसकी कि वो मिनाज यकीन करें आपके चारपाई पे लेटता था ना तो पूरी बॉडी उसकी एज इट इज 2-2 फीट ऊपर उठती थी और वो नीचे गिरती थी। और वो तकरीबन कोई 12-13 साल या 14 ईयर्स का लड़का होगा। मैं खुद भी उस वक्त इंटर में पढ़ता था, 16-17 साल मेरी उम्र होगी। तो उन्होंने जो है ना वो लोकली सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों के पास क्या है, उसका इलाज था, जाहिर सी बात है कुछ ठीक नहीं हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। वो उसको एक बीमारी समझ रहे थे कोई, तो उन्होंने 7 डे हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, जो बंदर रोड पर है। सारा इलाज होता रहा, डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट करते रहे, CT स्कैन और वो। खैर उन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको भाई को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमने सारे टेस्ट कर लिए, सब क्लियर हैं, और ये जो है ना आप इनको किसी पादरी के पास या जिसको आप मौलवी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, उसके पास ले जाएं। और ये कोई साया है, इस पे आसेब है, जिन है, लेकिन हमारे पास इसका इलाज नहीं, मेडिकल के हिसाब से ये कुछ भी मसला नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है, ये सही है। पहले वो समझ जाता शायद उसको कोई मिर्गी शिरगी टाइप की बीमारी हो गई है। बहरहाल वो घर ले आए, उसकी तबीयत में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनको किसी ने बताया उस वक़्त, अगर कोई इस वक़्त 40-50 एज का हो गया, आपके लिसनर जितने भी हैं तो उनको पता होगा, वो जानते होंगे, कराची में आगरा ताज कॉलोनी है एक, अभी भी है। आगरा ताज कॉलोनी में उस वक़्त एक पानी वाले बाबा होते थे जो ये जिन भूत वगैरह आसेब वगैरह उतारा करते थे। वो टैक्सी करके अपने भाई को लेके
वहाँ चले गए और मुझे अपने साथ ले गए, उनके 2 भाई और मैं। तो वो वहाँ पर चले गए। वहाँ पर एक कमरा था छोटा सा, बाबा जो है ना एक कोने में थोड़ी सी ऊंची सी जगह पे बैठे हुए थे, और बाकी सब लोग जो है ना वो जिनके ऊपर जो पेशेंट थे जिनमें चढ़े हुए थे वो कमरे के अंदर थे, और उनके अटेंडेंट उनके साथ बैठे हुए थे। तो वो कमरा भरा हुआ था, जगह नहीं थी बिल्कुल, मरीज भी उसी में, उनके अटेंडेंट भी उसी में। और वो बाबा एक एक के मरीज के सर पे हाथ रखते थे, सर पकड़ते थे मतलब अपने 5 उंगलियों से, और पढ़ना शुरू करते थे। उसके बाद मरीज जो है ना वो उछलना कूदना शुरू कर देता था और वो जिन उतार रहे थे। तो जो भी अटेंडेंट थे वो जिसके ऊपर भी जिन उतारा जाता था वो उसकी हेल्प के लिए उसको पकड़ते थे। तो इतनी देर में फिर एक कोई लड़की थी, उनको उसके ऊपर भी जिन थे, उसकी माँ कोई बूढ़ी उसके साथ आई थी। तो वो बाबा ने उसको भी ऐसे पकड़ा। अब वो जवान लड़की मिनाज, जब कोई उसको हाथ लगाने को तैयार ना हो तो बाबा ने चीख के बोला पकड़ो इसके पैर। तो वो उल्टी लेटी हुई थी, बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ था, वो पढ़ रहे थे। और वो लड़की जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहलवान भी 2 उनमें भी क्या जान होगी, वो उठा उठा के फेंक रही थी जो भी बंदा बैठता था। मुझे बोला इसको पकड़ो, तो मैं भी कुछ अजीब सा डर सा गया। तो बाबा ने बोला बैठो बैठो, तू तो खुद जिन है। अच्छा भाई, मैं जिन हूँ। और मैं बैठ गया। खैर उसके पैरों के ऊपर ना, घुटनों पीछे, मतलब उल्टी लेटी हुई थी तो घुटनों के ऊपर वाली साइड पे ना, उस जगह अगर बंदा बैठ जाए तो बंदा उल्टा हो ताकत लगाए ना तो उस जगह से नहीं उछाल सकता। उसके बावजूद भी वो लड़की जो है ना, उसकी माँ, मैं और एक बंदे ने और पैर पकड़े, 3 को उठा के ऊपर जो है ना उछाल रही थी। तो बहरहाल फिर वो जिन उतरा, फिर वो सही हो जाती थी इस तरह से दूसरे। फिर उसका नंबर आया जिसको हम लेके गए थे लड़के को साथ, उसके साथ भी यही हुआ और उन्होंने उतारा जिन। और बाकायदा वो मिनाज में आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त वो उतारते थे तो वो अटेंडेंट्स को बोलते थे देखो दरवाजे की तरफ, तो वो दरवाजे में से लिटरली ऐसा नजर आता था कोई एक हाला सा गुजर के जा रहा है। और वो जो लोग आते थे और जो दरवाजे में बैठे होते थे उनको बोलते दरवाजे की तरफ मत बैठो, दरवाजा बिल्कुल खाली छोड़ दो। अब वो छोटा सा कमरा था, लोग बैठे बैठे भी दरवाजे की तरफ आ जाते थे। और वो जब भी उतारते थे बोलते हटो दरवाजे से जोर से चीखते थे, लोग दरवाजे से हट जाते थे। और एक हाला सा दरवाजा, एक मतलब समझ लो साया सा सफेद सा, वो दरवाजे से निकल के जाता था। तो वो बोलते थे कि चलो निकल गया जिन। फिर वो पड़ा वो पानी दे देते थे, ताबीज़ दे देते थे। तो हम इसको फिर इलाज करा के जब वापस आए तो 3-4 दिन के अंदर ये बच्चा जो है ना फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से उन्होंने जिन उतारा है, और जिस तरीके से वो जिन उतर के, और भी दूसरे पेशेंट थे, उतर के उस दरवाजे से निकल रहे हैं। आज भी अगर कोई जिसकी उम्र ज़्यादा होगी और वो जानता होगा, शायद आज भी आगरा ताज कॉलोनी में वो बाबा होंगे, या शायद उनकी डेथ हो गई हो क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये आगरा ताज कॉलोनी। और उनकी मतलब निशानदेही मैं इस तरह से कर दूं कि उनकी उस वक्त कुछ 4-5 रिक्शाएं भी थी चलती थी, एक कंपाउंड सा था उसमें रिक्शाएं भी उनकी खड़ी होती थी। तो पानी वाले बाबा मशहूर थे आगरा ताज कॉलोनी में। तो ये एक किस्सा था, मैंने शेयर किया, अगर आप चाहें तो ऑन एयर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम आसिल है और मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो उस सिलसिले में मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ एक हॉस्टल में। तो शुरू का तो 1-1.5 साल जो था वो बिल्कुल अच्छा गुजरा, कुछ भी नहीं हुआ। तो 2021 के एंड की बात है, हम 4 रूममेट्स थे। तो हम लोग अक्सर बाहर से खाना मंगवाते थे, मतलब अगर हॉस्टल में दाल हलीम इस तरह का कुछ पढ़ना होता था तो हम लोग बाहर से खाना मंगवाते थे। तो उस रात हमने कढ़ाई मंगवाई और हमने खाना वगैरह खा लिया। तो वो हड्डियाँ थी, वो डिस्पोज़ करनी थी। तो मेरा दोस्त वो फेंकने जा रहा था, तो उसको मैंने ऐसी मजाक में कहा कि मैंने बोला यार ये हड्डियाँ जिनों की खुराक होती हैं, तो इसको फेंको नहीं, इसको कहीं रख देते हैं, कोई जिन खा लेगा। तो वो दोस्त भी आगे से हंसना शुरू हो गया, उन्होंने मुझे पकड़ा दिया डब्बा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है यार, जा कहीं रख दे, कोई खा लेगा, ठीक है दे। तो मैंने वो पकड़ा और मैं अपने रूम का मैंने दरवाज़ा खोल के बिल्कुल रूम के साथ रख दिया। अब मैं वापस मुड़ा तो मेरे दोस्त ने मुझे कोक की खाली बोतल दी
उसने बोला यार ये भी बाहर रख दो, वो सफाई वाला आएगा तो ले जाएगा। तो ये हार्डली 5-10 सेकंड्स हुए होंगे और मैं जब वापस मुड़ा मैंने चलो ये भी रख देता हूँ, तो वो डब्बा बिल्कुल साफ़, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार इतने मतलब इतने कम टाइम में ये सारी हड्डियाँ कहाँ गई। तो मैं जल्दी जल्दी कमरे में आया, मैंने बोला यार ये हड्डियाँ गायब हो गई हैं। तो दोस्तों ने बोला नहीं तू ऐसे मजाक कर रहा है, तू हमें डरा रहा है और तूने खुद कहीं फेंकी है, अब तू हमें डरा रहा है। तो मैं फिर चुप हो गया, मैंने बोला यार चलो हाँ ठीक है, मोड़ा कोई बिल्लियाँ आ गई होंगी लेकिन मुझे पता था कि यार बिल्लियाँ नहीं आई हैं, मतलब लेकिन चलो यार बिल्लियाँ आई होंगी, ठीक है बात आई गई होगी। खैर एक हफ़्ता गुजरा, हमने दोबारा कढ़ाई मंगवा ली और उसी तरह खाना खाया और हड्डियाँ फेंकनी थी तो मेरे दोस्त ने दोबारा मुझे हड्डियाँ दे दी। उसने बोला हाँ यार ये जिन तो तेरे पास खाना खाने आते हैं तो उनको ना दे दे। तो मेरे रूम के साथ एक बालकनी है, तो एक दोस्त ने बोला कि यार यहाँ रख दो बालकनी में, तो ना हम भी देखते हैं हमारे सामने से कैसे गायब करता है ये ना। तो अब मैंने भी रख दी। मैंने बोला यार मुझे पता था यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि वो जो बालकनी है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का, वहाँ बिल्ली का आना भी मुश्किल है। तो मैंने वहाँ रख दी। मैं वापस आके बैठ के हमने थोड़ी सी बातें की, 3-4-5 मिनट गुजरे होंगे। तो मेरे दोस्त ने बोला डब्बा चेक करते हैं। तो हमने जब वो डब्बा चेक किया तो वो बिल्कुल खाली, बिल्कुल साफ़, कुछ भी नहीं उसके अंदर। तो अब थोड़े से दोस्त भी फ्रीक आउट हुए, उन्होंने बोला यार पता नहीं क्या ये कहाँ गई। खैर लड़कों को ये होता है कि कुछ भी हो जाए तो मतलब मजाक शक्ल करके वो बात आई गई हो जाती, पता नहीं लगता कि कुछ हुआ है कि नहीं। तो इस तरह बात आई गई होगी। तो कुछ दिन गुजरे और मैं रूम में अकेला था, 8 बजे थे रात के और लाइट ऑफ थी और मैं लैपटॉप पे कुछ देख रहा था, हैंड्स फ्री लगाए हुए थे मैंने। तो मुझे ऐसा लगा कि ना बेड के नीचे किसी ने कोई चीज़ मारी है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब बहुत ज़ोर से कोई चीज़ लगी है बेड के नीचे। तो मैंने जल्दी से अपना हैंड्स फ्री उतारे मैंने अपने, और मैं अभी प्रोसेस कर रहा था कि यार ये हुआ क्या है। तो एक जूता जो है वो मेरे बेड के नीचे से स्लाइड होकर दूसरे बेड के नीचे गया। तो मैं तो डर गया, मैंने जल्दी जल्दी उठ के लाइटें ऑन की, आतिल कुर्सी पड़ी और मैं बैठ गया। इतने में मेरे दोस्त आ गए तो मैंने उनको नहीं बताया, वाले यार इनको मैं बताऊँगा तो ये दोबारा मजाक वगैरह उड़ाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो खैर नेक्स्ट डे भी मैं अकेला बैठा हुआ था, वही टाइम हो रहा था, रात के 8 बज रहे थे। तो दोस्त मेरे सारे खाना खाने गए हुए थे। तो मैं बैठा हुआ था अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तो ऐसा लगा कि जो मेरा साथ वाला बेड है ना उस पर कोई बहुत भारी चीज़ आके गिरी है और उसकी आवाज़ भी आई काफ़ी ज़्यादा और मैं डर गया। तो मैं उठा अपने बेड से, मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हुआ है। तो मैंने जल्दी जल्दी आतिल कुर्सी पड़ी क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ पे। और तो ऐसे फील हुआ जैसे ना कोई बेड से उठ के जा रहा है, मतलब एक बेड की आवाज़ होती है ना, कोई बैठता है उठता है तो आवाज़ आती है। तो ऐसा लगा जैसे कोई बेड से उठा है। मैंने आतिल कुर्सी वगैरह पड़ी, मैं बैठ गया। इतने में मेरे दोस्त आके मैंने उनको बताया, उन्होंने यार इस तरह हुआ है, कल भी और आज भी इस तरह का कुछ हुआ है। तो उन्होंने बोला नहीं यार कोई बात नहीं, इस पर सोच नहीं, वहम है ये वो, तो ऐसे इशू होगा। मैंने बोला चलो ठीक है। अब कुछ दिन गुजरे, बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं हुआ। 2022 स्टार्ट हो गया। ये साल कुछ 2021 के एंड पे स्टार्ट हुआ था जो मैंने पिछला बताया ना। तो अब 2022 स्टार्ट हो गया। तब ये ना शुरू हो गया कि ना मेरा मूड ख़राब रहना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन, और मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, लोग अच्छे नहीं लगते थे। मेरा दिल करता था कि कोई मुझसे बात तक ना करे। तो वहाँ पे होता था कि मेरा भाई जो है छोटा, वो अक्सर मुझसे मिलने आता था। तो हम लोग कहीं बाहर जाते थे, होटलिंग वगैरह, हाइकिंग वगैरह, मतलब बाहर घूमते फिरते थे। तो मैंने भाई को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया, ना मैं उसके साथ कहीं बाहर जाता था, ना उसके साथ कहीं बाहर जाके खाना खाता था, ना कहीं घूमने जाता था। तो भाई ने भी नोट किया, उसने बोला यार क्या इशू है ना, क्या हुआ है। तो उन्होंने यार कुछ भी नहीं, बस वैसे ही मूड थोड़ा सा ऑफ है। तो उसने भी बोला हाँ ठीक है हो जाता है, वो भी इस चीज़ के साथ नॉर्मल हो गया। अब ये चलता रहा, मेरा मूड ख़राब ही रहा। रमज़ान आ गया, गुजर गया, ईद गुजर गई, बड़ी ईद आ गई और मेरा ये वाला मसला ठीक नहीं हुआ। खैर बड़ी ईद थी तो ईद का दूसरा दिन था। तो उस दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही मूड ख़राब था। मैंने बस क्या नाम है, सुबह उठा तैयार होकर बस मैं अकेला बैठ गया। पूरा दिन मैंने कज़न्स वगैरह बुलाते रहे, यार वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया। खैर रात को बस कज़न्स आ गए और मुझे ज़बरदस्ती ले गए अपने पास। वो बोलते हैं आ जाओ गप्पे मारते हैं ये वो। और वहाँ पे मेरी ना कज़न से लड़ाई हो गई। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरी पूरी ज़िंदगी, कभी किसी कज़न से लड़ाई नहीं हुई, ना उसके बाद हुई। तो मेरा भाई भी परेशान हो गया, मेरे कज़न्स भी परेशान हो गए कि यार ये इस तरह करता ही नहीं है, तो मतलब हंसता खेलता रहता है, इसने लड़ाई कर लिया। और वो भी लड़ाई भी इस तरह की थी कि मतलब बहुत ही चीख चीख के मैंने गालियाँ दी थी और धक्के और पता नहीं क्या क्या। खैर ये हुआ। उसके बाद मेरी कुछ छुट्टियाँ थी वो मैंने गुजारी और मैं वापस इस्लामाबाद आ गया। जब मैं वापस आया तो ना मेरा ये ठीक हो गया, मेरा मूड बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैंने चलो यार जो भी था गुजर गया, ठीक है।
अब एक रात मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे ना आवाज़ें आना शुरू हो गई, मतलब जिस तरह जैसे बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो ना कुछ विस्पर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब मैं उठा, मैंने बोला यार ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो कोई आवाज़ नहीं। मैं वापस लेटा तो मुझे दोबारा आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने 3-4 दफ़ा उठ के देखा, वापस लेट के देखा तो मुझे आवाज़ें आती थी जब मैं लेटता था। तो मैंने चलो यार मेरा फ़ोन लैपटॉप बेड के साथ होता है तो इसमें से कोई आवाज़ें आ रही होंगी। मैंने वो दोनों चेक किए, दोनों ऑफ थे। तो मैंने चलो मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे कोई कॉल पे बात कर रहा होगा तो उसकी एको आ रही होगी या कुछ। अब ये पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, तो मैं तंग हो रहा था। तो मैं उठ के नीचे गया कि अगर कोई नीचे कॉल पे बात कर रहा है तो उसको मैं बोलता हूँ यार भाई कहीं साइड पे हो जाओ, वहाँ जाके बात कर लो। नीचे गया, कोई भी नहीं। और इस तरह 3-4 दिन होता रहा। और तो फाइनली एक दिन मैं लेटा तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैं चलो यार शुक्र आवाज़ें बंद होगी, जहाँ से भी आ रही थी, तो आराम से सो जाऊँगा। तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। अच्छा, एक दिन गुजरा, 2, 3, 4, 5, 6 दिन गुजर गए, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, बिल्कुल भी। तो साथ मेरी यूनिवर्सिटी भी थी, रूटीन भी थी, तो मैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मेरी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही थी। चलो खैर है। फिर 7 दिन बाद मुझे ना फाइनली नींद आई और ना 3 बजे मेरी बहुत अजीब तरीके से आँख खुली। मैं उस तरह कभी सो के नहीं उठा, मतलब बहुत ही अजीब तरीका, जैसे किसी ने मुझे उठा के बिठा दिया बस एकदम से। मैं इस तरह उठा तो, लेकिन खैर मुझे थोड़ा असर हो गया। मैं यार चलो नींद आ गई है, 1.5-2 घंटे मैंने सो लिया तो काफ़ी है, तो आगे आ जाएगी नींद। खैर नेक्स्ट भी नहीं आई, हफ्ता इस तरह गुजर गया और मेरी हालत बिल्कुल आउट हो गई। मैं बिल्कुल मतलब हालत ख़राब होगी। तो मैंने बोला चलो यार किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे एक साइकेट्रिस्ट को रेफर कर दिया। उनके पास गया, उन्होंने बोला यार आपको एंजाइटी डिप्रेशन है, उस वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी, नींद की भी दवाइयाँ दे दी। लेकिन उसका भी ये होता था कि मैं आता था, सोता था, दवाइयाँ खा के, नींद की दवाई खा के सो जाता था, लेकिन 3 बजे मैं उठ जाता था उसी अजीब तरीके से। और क्या नाम है, ये इस तरह होना शुरू हो गया। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला यार ये ठीक नहीं हो रहा, मतलब रात को 3 बजे मेरी आँख खुल जाती है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। तो उन्होंने डोज डबल कर दी और मैं वापस आ गया। और उसके बाद वही हुआ, मैंने रात को दवाई खाई, मैं सोया और 3 बजे दोबारा उठ गया। उसके नेक्स्ट डे से मुझे दोबारा नींद आना बंद हो गई बिल्कुल। अब जब से ये मसला चल रहा था तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहा था, अगर लेटर रहता था कि यार शायद नींद आ जाए, तो मेरी वो बिल्कुल जो अटेंडेंस थी वो भी बिल्कुल एच पे थी, तो मैं मज़ीद छुट्टियाँ भी नहीं कर सकता था। अब मुझे नींद नहीं आती थी रात को, और दूसरा मेरा दिल करता था कि मेरे करीब कोई इंसान ना हो। तो मैंने आज भी, आपको पता है इस्लामाबाद में मरकज़ होते हैं, तो मतलब मरकज़ भी रात को भी अक्सर रश होता है, लेकिन जो G9 मरकज़ है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता रात को, सारा कुछ बंद होता है और अंधेरा होता है, कोई भी नहीं होता। तो मैं रात को वहाँ चला जाता था, पूरी पूरी रात मैं वहाँ बैठा रहता था अंधेरे में, कुत्ते फिर रहे होते थे और मैं बैठा होता था वहाँ पे, और सुबह होने से पहले मैं आ जाता था वापस। खैर ये भी हो गया और मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया और उन्होंने बोला कि नहीं यार आपको एंजाइटी डिप्रेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपको लेकिन सीवियर है, तो मैं आपकी डोज़ चेंज कर देता हूँ। उन्होंने डोज़ और बढ़ा दी, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब साथ साथ और चीज़ें भी शुरू हो गई। अब इसमें यह था कि मैं जब सोता था तो थोड़ी देर के लिए जो मुझे नींद आती थी, उसमें जो ख्वाब होता था वो मुझे रियल लाइफ लगती थी, और जब मैं उठता था तो मुझे लगता था मैं अब ख्वाब के अंदर ट्रैप हो गया हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता था, परेशान हो जाता था। और उसके बाद मैं मतलब तरीका ढूंढता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं नींद में और ख्वाब के अंदर ट्रैप हूँ, और मैं उठूँ किस तरह, ख्वाब से बाहर निकलूँ, ये तो मैं यहाँ ट्रैप हो गया हूँ। तो मतलब इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। फिर दूसरा, मुझे टाइम की सेंस नहीं रहती थी, और ये अक्सर होता था, मतलब मुझे टाइम का पता नहीं लगता था कि कैसे गुजर गया है और पूरे दिन क्या हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो एक जो बहुत ज़्यादा सवेर हुआ था वो ये था कि मैं फ्राइडे को यूनिवर्सिटी से आया और रात को आके मैंने अपनी मेडिसिन खाई और मैं सो गया। अगले दिन उठा, सैटरडे था, तो मैंने नाश्ता वगैरह किया, अपनी कुछ असाइनमेंट्स थी वो की, और दोस्तों से बात की, घर बात की, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस, ये वो, पूरे दिन गुजर गया मेरा। अब इन दिनों में ये भी होता था कि मुझे अजान बहुत बुरी लगना शुरू हो गई थी। अजान मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी और नमाज़ें भी मैं नहीं पढ़ रहा था। तो अजान का तो ये था कि अगर अजान शुरू होती थी ना, तो मैं हैंड्स फ्री पे गाने लगा के बैठ जाता था, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह का कोई काम भी कर रहा हूँ कि अजान को मैं गाने लगा के बैठ जाता हूँ। अच्छा खैर, हाँ, सैटरडे का भी दिन इस तरह गुजर गया, काम काज में, गप्पों में, ये वो। रात को मैंने दोबारा दवाई खाई और मुझे नींद आ गई, मैं दोबारा सो गया, पूरी रात सोया, और संडे गुजर गया, मंडे आ गया। मंडे को मैं उठा, मुझे नींद आई बड़ी अच्छी, मैं बड़ा खुश था। मैं चलो यार नींद ठीक होगी मेरी एटलीस्ट। मैं यूनिवर्सिटी गया और वापस आया और मैं दोबारा अपनी मेडिसिन लेके सो गया।
और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे रूममेट सारे सो रहे हैं, मेरा क्लास फेलो जो मेरे साथ रहता है वो भी सो रहा है। तो मैंने बोला यार आज तो ट्यूसडे हमारी क्लास थी सुबह 8:30 बजे और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनमें से कोई उठा ही नहीं है अभी तक। तो मैंने अपना जल्दी जल्दी फ़ोन उठाया तो इट वॉज सैटरडे, इट वॉज सपोज टू बी ट्यूसडे होना था लेकिन सैटरडे था। मैंने बोला चलो यार मेरे फ़ोन का ना कोई डेट एंड टाइम का इशू हो गया तो खैर है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई थी कि बाकी सारे क्यों सो रहे हैं। फिर मैंने गूगल पे डेट चेक की तो वो सैटरडे। अब मैं इधर उधर से चेक कर रहा हूँ, मैंने दोस्तों के जो सो रहे थे उनके फ़ोन उठा के डेट चेक की तो वहाँ पे भी सैटरडे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं 3 दिन पीछे कैसे हूँ मुझे, क्योंकि एक एक डिटेल याद थी, मैंने किससे क्या बात की है, क्या खाया है उन दिनों में, और जो मेरी असाइनमेंट्स थी मैंने वो की हैं, किस तरह की हैं, मुझे एक एक डिटेल याद थी, लेकिन मैं 3 दिन पीछे था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे कॉल लॉग्स चेक किए, मैंने किसी को ना कोई कॉल की हुई है ना मैंने किसी को कोई मैसेज किया हुआ है इन 3 दिन में जो मैंने किए थे। और जो मैंने अपनी असाइनमेंट्स के फ़ोल्डर्स चेक किए ऑनलाइन तो वो सारे पेंडिंग, मैंने उनमें से कोई काम नहीं किया हुआ। तो इस तरह मेरे साथ अक्सर होना शुरू हो गया। उसके बाद ये होना शुरू हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती थी, सही तरह चल भी नहीं सकता था और मतलब बात करने में भी मुझे मुश्किल होती थी। तो मुझे बहुत सोच समझ के और वर्ड्स कंपाइल करके दिमाग के अंदर फिर मैं बात करता था। तो और मेरी सारी सेंसेशंस भी चली गई थी, ना मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा आता था, ना मुझे कोई चीज़ फ़नी लगती थी, ना मुझे हंसी आती थी और ना मुझे अपनी कोई स्किन फील होती थी। बिल्कुल मतलब पता नहीं क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपना डॉक्टर चेंज करता हूँ। मैंने अपना साइकेट्रिस्ट चेंज किया और वो साइकेट्रिस्ट भी सर पकड़ के बैठ गया। उसमें बोला भाई आप जिन दवाइयों पे ऑलरेडी हो ना तो उससे ये पॉसिबल नहीं है कि आप सोए ना। तो मैंने बोला नहीं मुझे नींद नहीं आती, मैं 1-1.5 घंटा सोता हूँ उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। तो खैर उन्होंने कुछ मेडिकेशंस जो थी मेरी वो चेंज कर दी और मैं वापस आ गया। लेकिन उसमें भी यही होता था, मैं सोता भी था, पहले तो नींद नहीं आती थी लेकिन अगर सोता भी था तो मेरी 3 बजे एग्जैक्ट उसी अजीब तरीके से आँख खुल जाती थी। तो मैंने सोचा एक दिन बैठ के मैंने बोला मैं नमाज़ ही नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश की तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि पढ़ना क्या। अल्लाह अकबर के बाद मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ब्लैंक और मुझे इतना ज़ोर लगा रहा था कि यार क्या पढ़ना होता है नमाज़ में, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। खैर मैंने नमाज़ तोड़ दी, मैंने देखा क्या पढ़ना है, मुझे थोड़ा याद आया, मैं चलो ठीक है। उसके बाद मुझे डर लग रहा था रुकू में जाने से, क्योंकि मैं रुकू में जाऊँगा तो मैं बहुत ज़ोर से गिरूँगा और अगर सर से उठूँगा तो पीछे की तरफ बहुत ज़ोर से गिरूँगा मुझे, और वो इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैंने बोला नहीं पढ़नी नमाज़। तो ये हो गया। दूसरा मुझे भूख नहीं लगती थी, मतलब भूख लगी होती थी मैं खाने को देखता था और मेरी भूख बिल्कुल उड़ जाती थी, लेकिन मतलब ज़ाहिर बात है मैं कोशिश करता था कि चलो कुछ तो खा लूँ। मतलब 1-2 दिन में मैं सिर्फ आधी रोटी, वो भी बड़ी मुश्किल से, और अगर मैं मतलब खाने की ट्राई भी करता था मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते थे। और ये होता था कि मैं बैठे बैठे ना बिल्कुल जोन आउट हो जाता था, ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता था और थोड़ी देर बाद मैं अपनी सेंसेस में आता था कि फिर मैं सोचता था यार ये क्या हो रहा है। फिर ऐसा होना शुरू हुआ तो मेरे फाइनल्स ऐसा ऐसा करीब आ रहे थे और मैं चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था, मैंने घर भी इतना नहीं बताया हुआ था। तो मैंने बोला चलो किस तरह मेरे फाइनल्स हो जाएं और ना मैं फाइनल्स दे के मैं किस तरह घर चला जाऊँ। और लेकिन अब अरसा हो गया था, मतलब 1.5-2 महीने हो गए थे और मेरी यही हालत थी और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। मेरा तकरीबन 12 kgs मेरा वेट लॉस हो गया था सॉरी। तो ना मेरे से पढ़ाई में मुझे कुछ समझ आता था, अगर मैं थोड़ा सा भी फोकस करने की भी कोशिश करता था ना किसी चीज़ पे तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते थे और मैं बिल्कुल जोन आउट कर जाता था और थोड़ी देर बाद अपनी सेंसेस में वापस आता था। तो बस बिल्कुल मेरी जो बर्दाश्त की लिमिट थी वो क्रॉस होगी। मैंने घर बताया, मैंने बोला मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो मेरे से ना फाइनल्स नहीं हो सकेंगे, तो मैं अपना सेमेस्टर फ्रीज करा के घर आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। अब उसका पूरा प्रोसीजर होता है, मैं अपना वो प्रोसीजर यूनिवर्सिटी में कर रहा था, फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहा था। तो वहाँ एक सर हैं दीनदार टाइप से हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आप इधर आओ ज़रा, आप यहाँ बैठो, आपको आप अपना सेमेस्टर क्यों फ्रीज़ करवा रहे हो। सर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो उससे मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन आपके साथ कोई इशू आप अपना ना रूहानी इलाज कराएं। मैंने बोला चलें ठीक है। अब मैंने सारा कुछ अपना वो प्रोसीजर किया और मैं वापस अपने घर आ गया। अब रास्ते में मेरी तबीयत और ख़राब होगी, जो मैं थोड़ा बहुत बोल सकता था ना वो भी बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मैं घर आया तो घर वालों को मैंने बताया कि मतलब किसी ने मुझे कहा कि रूहानी इशू भी हो सकता है, तो वो मुझे कहीं ले गए और
वहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था। जैसे मेरी टर्न आई तो मेरा बिल्कुल हार्ट रेट इतना ज़्यादा हो गया और मेरा चक्कर आना शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू हो गई। तो खैर उन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने बोला हाँ इसके साथ कोई इशू है। उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने कहा वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसके साथ कोई इशू है और वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, एक हफ्ते में आप लोग परेशान ना हो। खैर मेरी हालत बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेंटली हर तरह से ख़राब थी, तो मेरे घर वाले मुझे कराची भी ले गए उसके बाद, और वहाँ भी मेरे सारे मेडिकल टेस्ट हुए और कुछ भी नहीं आया और मैं वापस आ गया। तो खैर जिनसे मैंने इलाज कराना शुरू किया तो उन्होंने मुझे पानी दिया दम वाला और कुछ तवीज़ दी। उन्होंने कहा ये आपने पानी में डाल के पीने हैं। तो मैंने डाल के पानी में वो मैंने पिए और मैं रात को सो गया, मुझे नींद आ गई। अब ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की है और उसने आके ना मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे इतनी अजीब अजीब जगहों पे लेके जा रही है। वहाँ पे मतलब जितनी कोई बेहयाई आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो चीज़ें हो रही हैं और मुझे वहाँ वो लेके फिर रही है। तो उसके बाद मैं देखे कि लोगों का लश्कर आ रहा है मेरी तरफ, वो मुझे मारने आ रहा है। तो वो लड़की मुझे कहती है कि तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मतलब ये क्या कर रहे हो तुम ना, जो भी कर रहे हो, इसके पास जा रहे हो उसके पास जा रहे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, देखना मैं तुम्हें इन लोगों से बचाऊँगी और मैंने तुम्हें बताना कि ना मैं एक जिन्नी हूँ। और ये उसने मुझे कहा और उसने मुझे पकड़ा और उसने उसके पर निकलाए और वो इतने गंदे गलीज से पर थे कि मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। तो उसने मुझे पकड़ा और वो इतने प्रेशर से ऊपर की तरफ उड़ी कि ना मैं छलांग मार के बेड से उठा। और मैं उठा और मैंने बोला यार पता नहीं क्या, चलो ख्वाब था। मैं चलो टाइम देखते हैं, यार टाइम है तो सो जाता हूँ वरना उठ जाता हूँ। तो मैंने टाइम देखा, रात के वही एग्जैक्टली 3 बज रहे थे। अच्छा तो अब और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई। मतलब मुझे मतलब ट्रांसपेरेंट फिगर्स नज़र आना शुरू हो गई और मतलब अजीबोगरीब ख्वाब आना शुरू हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गया और इवन वॉशरूम में भी मैं जब जाता था तो कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा है, कोई दरवाज़े बजा रहा है, कोई दरवाज़े पे नाखून मार रहा है, मतलब कुछ चीज़ रगड़ा है दरवाज़े पे। तो मैं बाहर आता था, मुझे लगता था चलो मेरी बहन तंग करती होगी, मतलब होता है ना बहन भाई एक दूसरे को तंग करते हैं। तो मैं आके उसको बोलता था तो घर वाले बोलते थे नहीं ये तो यहीं बैठी थी, तुम पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे वहम में बैठ जाओ, कुछ नहीं होता ये वो। लेकिन वो होता था और इससे होता था कि बैठे बैठे मेरे ऊपर ना खून के छींटे आते थे। मतलब मैं बैठा होता हूँ, जैसा नहीं था किसी के हाथ गिले हों तो आपको जैसे उंगलियां करे तो वो छींटा सा आता है, तो उस तरह आया। तो मैंने देखा वो सारा खून था। मैं जल्दी जल्दी जाके धोया, मैं थोड़ा पैनिक भी हुआ, लेकिन खैर मैं उनके पास दोबारा गया जिनसे मैं इलाज करवा रहा था। तो उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला नहीं बेटा फ़िक्र नहीं करें, ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, कि जो भी चीज़ है ना उसको बस अब जाना पड़ रहा है, तो वो अपना आखिरी ज़ोर दिखा रही है। उन्होंने इससे मुझे थोड़ा सा टैकल किया। खैर कुछ दिन बाद मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई, बोलना ठीक हो गया, चलना ठीक हो गया और मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो मैं अपने कज़न्स के घर चला गया रहने के लिए। अब वहाँ पे मैं उनसे बातें कर रहा था, रात के 3 बज के लाइट चली गई। तो मैंने बोला यार काफ़ी टाइम हो गया है, सो जाते हैं। तो हम सोने के लिए लेटे तो मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो पंखे के ऊपर कोई परिंदा सा बैठा हुआ था काले रंग का। तो मैंने बोला यार ओए तुम लोगों के ना कमरे के अंदर कोई चीज़ आ गई, इसको बाहर निकालो, कोई परिंदा आया हुआ है ना अंदर। उन्होंने जल्दी टॉर्च वगैरह ऑन की और देखा तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने टॉर्च ऑफ कर दी और मुझे दोबारा वो चीज़ नज़र आई। तो उन्होंने नियर है ये, दोबारा आके पंखे पे बैठ गई है, कहीं साइड पे होगी, टॉर्च ऑन करो। उन्होंने ऑन की, फिर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कमरा देखा, उन्होंने बोला यार तू सिर्फ देख नहीं, तू बस ना कोशिश कर, तू सो जा। मैं ठीक है, अब मैं सिर्फ देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन होता है ना पेरिफेरल विजन होती है, आपको साइड का थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, बेशक आप सिर्फ देख भी ना रहे हो। तो मुझे वो चीज़ बड़ी होती हुई नज़र आई। तो मैंने उसके देखा तो वो ना बड़ी हो गई और वो दीवारों पे भाग रही है। और इधर मैं देखा कि ना दीवार के अंदर से 2 साए हैं। एग्जैक्टली साए नहीं कह सकते, मतलब आप कह लें काला धुआं जो होता है उस तरह के मटेरियल के वो बने हुए हैं और उनकी कोई फिगर सी है और वो कमरे के अंदर आए हैं। तो मैंने शोर डाला, मैंने बोला लाइटें ऑन करो, वही सूर्य बकरा लगाओ, ये करो वो करो। खैर वो सारा कुछ किया। उसके बाद मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं लेट गया, मैं सो गया। अब मैं सोया तो मुझे ख्वाब आया कि मैं किसी कब्रिस्तान में हूँ और मैं ना कब्रों के ऊपर से टाप के कहीं जा रहा हूँ। तो आगे से एक बंदा भागता हुआ आ रहा है कब्रों के ऊपर से ही और मुझे कह रहा है कि भागो। और जब मैंने सब देखा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिन्नात थे। मेरे मतलब ख्वाब में जिन्नात थे जो मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे और मैं वहाँ से भागा और मैं कब्रिस्तान से बाहर आया तो मैंने देखा कि आबादी है और वहाँ पे लोग हैं और ना हवा में कुछ चीज़ें उड़ रही हैं खौफनाक से और वो ना अजीब व गरीब खौफनाक आवाज़ें निकाल रही हैं और वो ना जिसके ऊपर से गुजरती है ना, जिस इंसान के ऊपर से गुजरती हैं उसका सर खाती जा रही हैं। तो मैं भागा अपने ख्वाब में पेरेंट्स की तरफ भागा कि मेरे पेरेंट्स ठीक हैं। तो मैं वहाँ गया एक जगह पे, वहाँ मेरे पेरेंट्स लेटे हुए थे और वो दर्द से चीख रहे थे और मैं देखा वहाँ पे 4 चुड़ैलें बैठी हुई हैं जो उनके टांगों का और बाजुओं का गोश्त खा रही हैं।
अब वो किस तरह की थी, उनका लंबी लंबी थी, बिल्कुल पतली सी थी, और उनकी आंखें नहीं थी, और गंदे मतलब काले ब्राउन और रेड से उनके खून वाले दांत थे, लंबे लंबे, छोटे छोटे उनके बाल थे, और उनके टांगें नज़र नहीं आ रही थी, और उनके जो बाजू थे वो इस तरह के थे जिस तरह कोई बिल्कुल ड्राई शाख नहीं होती दरख्त की, उस तरह के उनके बाजू थे। तो ये मैंने देखा और मैं डर गया और मैं भागा, और मैं एक जगह जाके बैठ के रोना शुरू हो गया। और उसके बाद वो 4 चुड़ैलें मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि तुम हमसे ना छुप नहीं सकते हो, तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो छुपने की, तो अगर छुप सकते हो तो छुप के दिखा दो। और उसके बाद वो चली गई और मेरी आँख खुल गई, और मैं काफ़ी डरा हुआ था जब मैं उठा। तो खैर मैं उनके पास दोबारा गया, जिनसे इलाज करा रहा हूँ, उनको मैंने बताया। वो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, ये है वो है, मतलब वो बोले मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बेटा बस कुछ नहीं होता, हो जाएगा ठीक। ऐसा चलता रहा, लेकिन काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें शुरू हो गई, और आवाज़ें आती थीं, और मुझे लगता था कोई आया है, कोई गुज़रा है, किसी ने मुझे बुलाया है। तो और ये जो रात को 3 बजे वाला उठने वाला जो सीन था वो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन होता था। पहले होता था कि मैं उठ जाता था, लेकिन अब ये होना शुरू हुआ था कि मैं किसी वजह से उठता था। मतलब सपोज़ एक रात मैं सो रहा था, तो मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है ना, बारिश हो रही हो उसकी आवाज़, और बादल गरजे रहे हों तो उसकी आवाज़। तो एक रात बहुत ज़ोर से बादल गरजे और मैं उठ गया, तो मैंने सुना कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं उठ के बैठ गया, मैं चलो थोड़े मतलब ना सुनते हैं बारिश की आवाज़ को, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अब मैं बैठ गया, और थोड़ी देर बाद ना बारिश रुक गई। मैंने चलो बाहर जाते हैं, देखते हैं कैसा मौसम है। तो मैं बाहर गया तो आसमान बिल्कुल साफ़, ना पानी का एक कतरा, ना कुछ। और मैं जल्दी से भाग के वापस अंदर आया, और मैंने आके टाइम देखा तो वही 3 बज रहे थे। फिर अब मतलब रात को मैं डरता भी था, तो ज़ाहिर बात इस तरह के ख्वाब आते थे तो मैं डर के उठता था। तो मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरे साथ सोना शुरू कर दिया मेरे रूम में। तो घर में होता था कि मेरी मदर जो है मुझे सुबह नमाज के लिए उठाने आती हैं, तो वो आके उठाती हैं, तो कभी कभी मैं वापस हो जाता हूँ। फिर मेरी बहन उठाने आती है, तो उस रात मेरी बहन मुझे उठाने आई और उसने बोला कि आसिल उठ जाओ। मैं ठीक है, मैं उठ रहा हूँ। मैं फिर बैठ गया, मैं चलो थोड़ी सुस्ती दूर हो तो मैं बाहर जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, वज़ू करता हूँ। तो मेरी बहन दोबारा वापस आई, और ना उसने मुझे थोड़ा गुस्से से बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, बाहर आओ। मैंने बोला अच्छा आ रहा हूँ। तो उसने मेरे ऊपर चीखना शुरू कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे फादर सो रहे हैं, और ये मतलब सुबह सुबह बदतमीज़ी कर रही है, इतना चीख चीख के और बदतमीज़ी से बात कर रही है, तो फादर उठ जाएंगे, लेकिन फादर नहीं उठ रहे, और वो चीखी जा रही है मेरे ऊपर, और मुझे बोलती है कि बाहर आओ, मामा बुला रही हैं। मैं परेशान है यार, इसको क्या हो गया। खैर मैं चलो बाहर जाता हूँ। अब वो बाहर गई दरवाज़ा बंद करके, और मुझे बाहर से अपनी मदर की और मेरी बहन की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठा, मैं दरवाज़ा खोला, मेरे रूम के साथ बिल्कुल ना टीवी लाउंज, तो टीवी लाउंज की लाइट्स ऑफ, ना मेरी मदर है वहाँ पे, ना मेरी बहन है। तो मैं अपनी बहन के रूम में गया, वो भी सो रही है, मेरी मदर भी सो रही है अपने रूम में। तो मैं वापस आया, मुझे समझ नहीं आई। मैंने बोला यार चलो बीच में शायद मैं सो गया हूँ, दोबारा उठाऊँ अभी, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मैंने आके टाइम देखा तो वही रात के 3 बज रहे थे। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होना शुरू हो गई। खैर मेरी जो छुट्टियां थी वो मैं गुजार के वापस आ गया इस्लामाबाद। अब यहाँ पे भी यही होता था कि मेरे पर खून के छींटे आ जाते थे कभी कभी। अब लोग ये कहते हैं अक्सर कि यार ये जब खून के छींटे आते हैं तो ये काला जादू होता है, ये होता है वो होता है। तो लेकिन जो जिनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था तो वो कह रहे थे नहीं, काला जादू नहीं है, कोई चीज़ खुद से किसी वजह से आ गई है। उन्होंने मुझे वजह भी नहीं बताई। अब मेरे जहन में जो थी वो तो मुझे जो क्लिक कर रहा था मेरे दिमाग में वही था, हड्डियों वाली बात की। यार वो वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। तो वो कहते कि वो वजह में मैं नहीं बताऊंगा, और ना उस चीज़ का बताऊंगा क्या है, कौन है, क्यों आई है, कहाँ से आई है, लेकिन है। अच्छा खैर मैं इस्लामाबाद वापस आ गया। अब वहाँ पे भी मतलब मेरी नींद काफ़ी बेहतर हो गई थी, और कुछ चीज़ें भी ठीक हो गई थी। ख्वाब आना सुना के उल्टे सीधे बंद हो गए थे। और क्या नाम है, अच्छा एक और बात थी कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जिनसे मैं इलाज कर रहा था वो मुझे मैं चाह रहा था, मैं हालांकि तवीज़ वगैरह इन चीज़ों पे मतलब ना मेरा बिलीफ नहीं है, लेकिन मेरी हालत इस तरह की थी ना कि मैंने उनको खुद बोला कि यार मुझे कोई तवीज़ दे दें, मेरी जान छूट जाए। तो बोला नहीं आप फ़िलहाल नहीं दूंगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दें, उसके बाद मैं आपको दे दूँगा। तो फिर उसके बाद हमारे मोहल्ले के इमाम साहब उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे एक तवीज़ दिया। उन्होंने बेटा चलो आप एटलीस्ट इससे गुजारा करो, आप डरोगे नहीं रात को। तो वो एक रात में पहन के सोया हुआ था, उसको मैंने गले में बांधा हुआ था। उसकी गिरह थी इस तरह कि वो उतर नहीं सकता था, उसकी गिरह खोलनी पड़ती थी फिर उतरता था। मैं सो गया, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि कोई मखलूक है बहुत अजीब व गरीब सी, उसने ना लोगों को लाइन में खड़ा किया हुआ है और उनसे पूछते जा रहा है तो मुसलमान हो, तो मुसलमान हो।
और जो कहता है मैं मुसलमान हूँ उसको ना लिटा के उसका एक बेलचा सा है, वो गर्दन पे इतनी ज़ोर से मारता है कि गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन इंसान ज़िंदा रहता है। मतलब नीचे वाली बॉडी तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन जो हेड है वो ज़िंदा रहता है और वो खौफनाक आवाज़ें निकालता है बस। फिर मैंने दूसरी साइड देखा, वहाँ पे औरतों के सर पड़े हुए थे पत्नी हज़ारों की तादाद में, और वो सारी खौफनाक आवाज़ें निकाल रहे थे। तो इतनी में वो वाली मखलूक मेरे पास आई और उसने मेरे से, जो कारी साहब ने मुझे तवीज़ दिया हुआ था, वो ख्वाब में मेरे से छीन लिया। उसने जो छीना है, मेरी आँख खुली और मेरे ऊपर से रज़ाई हटी हुई थी और मुझे पसीना आया हुआ था। हालांकि कोयटा का जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में -14-15 तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन मेरे ऊपर रज़ाई भी नहीं थी और मुझे पसीना आया हुआ था। तो मैंने चलो यार, मैंने खुद नींद में इधर उधर कर दिया होगा, ये तो चलो ख्वाब था। तो मैं जब अपनी रज़ाई ठीक कर रहा था तो मेरे हाथ में कुछ चीज़ आई, मैंने देखा वो मेरा वही तवीज़ था जो मुझे कारी साहब ने दिया हुआ था, और उसकी गिरा लगी हुई थी। हालांकि वो गिरा खुले बगैर उतर नहीं सकता। अच्छा खैर ये था। खैर मैं इस्लामाबाद वापस आ गया था, तो यहाँ पे भी अजीब चीज़ें हो रही थी। मतलब मुझे लगता था मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है, कोई अंदर आया है, तो मैं अपने रूममेट को बोलता था कौन आके अभी झांक के गया। वो बोलता यार दरवाज़ा ही नहीं खुला। हालांकि मुझे आवाज़ भी आती थी और प्रॉपर मुझे कुछ लगता था कि कोई अंदर आया है। मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कोई आता है बंदा, कभी कभी ध्यान नहीं देता कि जो भी आया आके खुद ही बात कर लेगा। तो मुझे इस तरह की बातें लगती थी और मेरी चीज़ें गुम हो जाती थी, चाबी, पेन, मतलब मेरे हाथ में होता था और मेरा कहीं ध्यान इधर उधर होता था, वो चीज़ गायब हो जाती थी, उसके बाद नहीं मिलती थी। तो इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई काफ़ी। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की थी वो ये था कि जिनसे मैं इलाज कराता था ना, तो उनके पास मैं जब जाता था तो वहाँ पे उन्होंने कोई अगरबत्तियाँ जलाई होती थी जिसकी एक स्पेसिफिक ना खुशबू थी, तो वो मुझे इस्लामाबाद में आती होती थी। हर जगह मुझे अपने पास महसूस होती थी, वो खुशबू आती रहती थी मुझे रेगुलर। तो खैर मैं यूनिवर्सिटी में एक दिन फिर रहा था, तो मुझे वही जो सर थे जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा कहा था कि बेटा आप अपना रूहानी इलाज करवाएं, वो मुझे मिले। तो बोला बेटा आपकी तबीयत कैसी है? मैंने बोला जी ठीक है। तो उन्होंने बोला उन्होंने आपको कोई तवीज़ दिया है? मैंने बोला जी उन्होंने तवीज़ दिया है। तो उन्होंने बोला दिखाएं मुझे। तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने बोला आपको पता है उन्होंने अपना एक मोकल या कोई जिन ना आपके साथ रखा हुआ है जो आपके साथ रहता है। तो फिर मेरा थोड़ा सा ना क्लिक हुआ, मैंने यार ये जो उनकी खुशबू वहाँ पे थी वो मुझे इसलिए यहाँ शायद आती रहती है क्योंकि उनका कोई मोकल है जो मेरे साथ है, तो वो खुशबू आती है। खैर तवीज़ों के हक़ में तो मैं थोड़ा था नहीं पहले से ही, तो मैंने बोला यार एक तो मैं तवीज़ पहन रहा हूँ, ठीक है, मतलब अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। एक तो मैं तवीज़ पहन रहा हूँ और दूसरी हिफाजत मैंने ली हुई है जिन की, अगर जिन है कोई मोकल है तो मैंने उसकी हिफाजत ली हुई है। तो खैर वो मैंने तवीज़ उतार के रख दिया, उसको मैंने ज़ाया कर दिया। और जिस दिन मैंने उसको ज़ाया किया उसके बाद से मुझे वो वाली खुशबू आना बंद हो गई। और दूसरा ये कि जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी वो अक्सर होती रहती थी, तो वो भी ऐसे ऐसा कम होना शुरू हो गई वो तवीज़ उतारने के बाद। हालांकि वो इलाज वाला तवीज़ था जो भी था। तो खैर ये अब 2021 के एंड में स्टार्ट हुआ था सारा कुछ, और इसको ख़त्म होते होते 2023 के स्टार्ट में तकरीबन ये सारी चीज़ें मेरी थोड़ी नॉर्मल हुई हैं, मेरी नींद ठीक हुई है। और भी काफ़ी छोटी चीज़ें हैं जो होती रहती थी, वो मैंने अभी मेंशन नहीं की क्योंकि ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो हो गई होगी। तो बस मैं ये स्टोरी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो थैंक यू मिनाज भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। मेरा कराची से ताल्लुक़ है, डिफेंस फेस 4। और मैं अपनी लाइफ के कुछ वाक़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिनमें से दो काफ़ी प्रोमिनेंट्स हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था वो कराची में ही हुआ था। मैं आई चौधरी रोड पे साइमा ट्रेड सेंटर में काम करता था, बिल्डिंग बी जो पीछे की साइड पे है, डीजे साइंस कॉलेज की तरफ जो रोड जा रही होती है, उसके 19th फ्लोर पे मैं काम करता था। और वहाँ पे मेरा एक ऑफिस होता था, वहाँ में हमारा सॉफ्टवेयर हाउस होता था, एक साथ में कॉल सेंटर होता था और एक टीवी चैनल होता था। उसी बिल्डिंग में 13th फ्लोर वो सपोजिटली हॉन्टेड। वो हॉन्टेड था, क्या था वहाँ पे हमें नहीं पता चल सका, लेकिन वो वाला फ्लोर बंद रहता था, बंद ही था। और वहाँ की इंतज़ामिया ने अगर सीढ़ियों से अगर आप जाएं तो वहाँ पे उन्होंने पत्थर लगा के उस पूरी चीज़ को बंद ही सील ही किया हुआ था कि आप अंदर जा ही नहीं सकते।
सुना यही था कि जब वो वाला फ्लोर जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो वहाँ पे 2 मज़दूरों की डेथ हुई थी, या वो कूदे थे, खुद सुसाइड किया है, या उनको धक्का दिया गया है, लेकिन उसके बाद से जो ना वो वाला फ्लोर आबाद ना हो सका। अब ये बात 2005 की है या प्रॉब्ली 2006 की है, काफ़ी साल हो चुके हैं। अब अगर कुछ वहाँ पे बन गया होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी तरह की एक रात थी, आई थिंक फ्राइडे नाइट थी। हम अपने कोलीग्स के साथ थे। हमारे ऑफिस में ऑलमोस्ट 13-14 लड़के थे और 2 लड़कियां होती थी। लड़कियां तो मगरिब से पहले ही निकल जाती थी, 5 बजे ही, क्योंकि हम लोग लड़के होते थे और ऑफिस टाइम में ज़्यादा लेट नाइट, क्योंकि ट्रेंड है वहाँ पे पाकिस्तान में और कराची में। तो हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और हमारा साथ साथ मजाक चल रहा था 13th फ्लोर के बारे में। अच्छा, वहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने वो 13th फ्लोर लिफ्ट पे से डिसेबल किया हुआ था। अब कभी भी किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो उस फ्लोर का बटन दबाए और चेक करें कि वाकई डिसेबल है या नहीं है, लेकिन वहाँ के जो पुराने जो रहने वाले काम करने वाले थे और जो चौकीदार हैं सारे, उन्होंने तो बोला होता कि ये 13 फ्लोर पे जा ही नहीं सकती। अगर आपने जाना है अपना शौक पूरा करना है तो आप सीढ़ियों से जाएं। और वहाँ के चौकीदारों ने यही बोला होता कि आप मगरिब के टाइम पे सीढ़ियों से भी उस फ्लोर के सामने से ना गुजरें। मगरिब हो जाए, ईशा के करीब आप फिर उतरें, या उससे पहले जब रोशनी हो तो आप तब उतर जाएं। लिफ्ट क्योंकि रुकेगी नहीं तो इसलिए आप कभी भी उस पर से जा सकते हैं। एक उस दिन फ्राइडे के दिन हम लोग ने उस फ्लोर से रिलेटेड जिन भूतों की हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। जनरल में था, जब एक जगह पे ढेर सारे लड़के मिलते हैं तो बात से बात निकलती है और चीज़ जो है वो अगर सीरियस होती है तो वो मजाक में डेवलप होकर उसका तो सत्यानाश ही हो जाता है। अराउंड 12-ish या 1 हम लड़कों ने कहा कि अब बस बहुत हो चुकी है, अब घर चलते हैं, क्योंकि तो उसके बाद वीकेंड था। तो हम लोग कोई 7 या 8 लड़के उस लिफ्ट में चढ़े। हमारे साथ हमारा एक मौलवी दोस्त होता है। वो जब तक वो मजाक हो रहा था वो खामोश रहा था और वो वापस सर झुका के अपना काम ही कर रहा था। उसने हमारे मजाक में शामिल नहीं हुआ, लेकिन जब हम जा रहे थे तो वो हमारे साथ ही था। मिनाज भाई, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उस दोस्त से बात की, उससे मैंने रिकन्फर्म किया कि वाकई ऐसा हुआ था या नहीं होता, या मैं कोई कहानी बना रहा हूँ। तो उसने कंफर्म किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग लिफ्ट में चढ़े, हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और मैं क्योंकि बटन्स के पास खड़ा होता, दरवाजे के पास खड़ा था, तो हम लोग इस तरह एक यू में खड़े हुए थे और लिफ्ट चली है। ना मैंने दबाया बटन, ना किसी कोई और आगे लड़का बढ़ा। मिनाज भाई, वो लिफ्ट 13th फ्लोर पे जाके रुक गई। अच्छा, जब वो रुकी है तो हमने कहा कि हम इतनी जल्दी ग्राउंड आ गया। जब हमारी नज़र नंबर्स पे ऊपर जब पड़ी तो 13th फ्लोर चमक रहा था और बटन्स पे से वो विजिबल नहीं था, क्योंकि वो बटन्स पे है ही नहीं लिखा हुआ 13, वो बंद किया उन्होंने, वो ब्लैंक है। मिनाज भाई, हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि हम आंखें उठा के ऊपर देख सकें उस अंधेरे में क्या है, क्योंकि अंधेरा था। इतनी जब तक हम लोगों ने ऊपर देखा और दरवाज़ा खोला और आगे अंधेरा और सारी चीज़ें और लिफ्ट की लाइट, हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि पहली बात कि किसी से कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था, या अगर पढ़ भी रहा होगा अपने दिल में पढ़ रहा होगा, लेकिन सब लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी। जो मौलवी दोस्त था हमारा, वो सर झुका के अपना ही पढ़ रहा था, वो हमारे मजाक में शामिल ही नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उसके पढ़ने पढ़ाने से जो भी था लिफ्ट में कोई चीज़ घुसी नहीं। वो दरवाज़ा खुला है 5 सेकंड के लिए, जितनी देर के लिए वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, और वो बंद हुआ है और हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गए। हम लोग ने कुछ नहीं देखा, ना ही हमने कुछ फील किया, लेकिन वो लिफ्ट वहाँ रुकी थी। वो लिफ्ट वहाँ कैसे रुकी, किस लिए रुकी, किसने रोकी,
क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से वो डिसेबल्ड है, या तो लिफ्ट का कोई फॉल्ट था, या जो भी चीज़ थी उस फ्लोर पे उसने ये बताने के लिए किया कि भाई मैं यहाँ होता हूँ, मेरा मजाक ना उड़ाओ। व्हाट्सएवर मैं इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता। उसके बाद हमने ना लेट सिटिंग की, मगरिब से पहले हम लोग निकल जाते थे, और हमने अपने बॉस को भी बता दिया कि भाई लेट सिटिंग अब इम्पॉसिबल है कि कोई रुके यहाँ पे। ये था सीन, पहला वाक़या। दूसरा वाक़या मेरे साथ हुआ मलेशिया में, जब मैं पढ़ने के लिए गया था 2009 में। मेरी यूनिवर्सिटी थी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया, गोम्बक में वो सिचुएटेड है। वो 400 एकड़ की ज़मीन है, जिस 400 एकड़ का घना जंगल है जिसके बीच में वो यूनिवर्सिटी। आप गूगल करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको आराम से व्यूएबल है। मलेशिया की जो एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, जो आप फ़ौरन अगर आप नोट करें वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बिल्लियों की दुमें कटी हुई हैं, जहाँ पर वो कहा जाता है कि वो लोग जो पुराने जो देहाती हैं गांव के जो हैं, वो जादू टोने में उनका ज़्यादा है, जिन्नों को कंट्रोल करना और इस तरह करना और व्हाट्सएवर चीज़ें, तो वो उनकी दुमों से रिलेटेड को काम करते हैं, वो अल्लाह जानता है। लेकिन चाहे वो छोटा बच्चा बिल्ली हो या कोई बड़ी बिल्ली हो, जो भी हो, बिल्ली बिल्ला, सबकी दुमें कटी हुई हैं। ये एक अजीब सी चीज़ है। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से बहुत बड़ी थी, और आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी से भी बड़ी है, और बीच घने जंगल में, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ ग्रीनरी बहुत है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। लेकिन आपको भी पता है कि जंगलों में से काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो हम नहीं देख सकते। यूनिवर्सिटी, मैं वहीं अंदर डॉम में ही रहता था। मेरा डॉम और यूनिवर्सिटी का जो फासला होता था वो ऑलमोस्ट समझ लें कि 1 किलोमीटर का रास्ता था, इतना फासला होता था। ये एक नहीं होगा तो 800 मीटर होगा, इस तरह ही होगा। मेरा सेकंड फ्लोर पे डॉम कमरा होता था, और वॉशरूम्स वहाँ पे ये होते हैं कि एक्यूमुलेटिव एक कोने में अलग से होते हैं, हर रूम में नहीं वॉशरूम होता। वहाँ पे एक तरफ नहाने की जगह, तो एक तरफ फारिग होने की जगह, तो एक्यूमुलेटिव सिंक्स हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ वो अलग है। हर फ्लोर पे एक अपना वॉशरूम है। यूनिवर्सिटी के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भरे हुए होते हैं, इतने सारे लड़के होते हैं, सारी चीज़ें। लड़के और लड़कियाँ अलग हैं, लड़कियाँ दूसरी साइड पे होती हैं और लड़के एक साइड पे होते हैं, तो ऐसा तो कोई वहाँ कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, सेमेस्टर ब्रेक्स जब आते हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे किस्से कहानियाँ स्टार्ट होती हैं। किस्से कहानियाँ स्टार्ट होती हैं या लड़कों ने फैलाई हुई होती हैं, जहाँ लड़के होते हैं वहाँ पे किस्से कहानियाँ निकल आती हैं। क्या रियलिटी है अल्लाह जानता है। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ हुई थी जो मैंने फ़ील की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा सेमेस्टर ब्रेक हुआ वहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर ब्रेक, तो वहाँ पे 95% यूनिवर्सिटी खाली हो जाती है। जो बाकी जो 5% बचते हैं उनमें से वो मैं एक था जो मैं यूनिवर्सिटी में रुका था। वो 1 महीने का एक ब्रेक होता है, तो हर डॉम में जो ना तो एक दो ही लड़के रह जाते हैं बस। तो एक रात है थी कि मुझे फ़ील हुआ कि मुझे वॉशरूम जाना है अर्जेंट, कोई 1 बज रहा होगा। मैं वॉशरूम की तरफ गया हूँ। अब वॉशरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ तो मैंने देखा कि फ़ील किया कि वॉशरूम का एक फार कॉर्नर जो था वहाँ थोड़ा अंधेरा सा है। अब वॉशरूम में तो लाइटें बहुत थी, वो बंद नहीं होती थी, लेकिन लाइट के होने के बावजूद एक कोने में अंधेरा है, काफ़ी फील हो रहा था मुझे अंधेरा सा। वॉशरूम में और कोई नहीं, मैं ही क्या था अकेला। एंटर हुआ, गया। मिनाज भाई, मैंने ये फ़ील किया कि मेरे वॉशरूम के दरवाज़े पे कोई काली सी चीज़ मुझे झांक रही है। जैसे हम दरवाजे पे दोनों हाथ रख के होता है ना कि आगे झांक के देखें क्या हो रहा है, कोई चीज़ झांक रही थी।
अब मुझे सिर्फ फील हुआ है कि अब वॉशरूम के अंदर जो है ना, ऐसा ना अंधेरा सा फील हुआ मुझे, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूं कि क्या है। मैं नहीं देख सका। नीचे ज़रूर देख रहा था, दरवाजे के नीचे से ही मुझे लग रहा था कि मेरी फीलिंग ये थी कि वो जो भी चीज़ थी एक कोने में, वो मेरे वॉशरूम के दरवाजे पे आ गई है और वो अब मुझे देख रही है। मेरा वहम भी हो सकता है क्योंकि पूरा डॉम खाली था, एक मैं ही था लड़का और एक और लड़का था जो 3rd फ्लोर पे होता था, लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता था, वो दूर था। वो मेरे वाले वॉशरूम में क्यों आएगा, और आएगा भी तो मुझे क्यों झांकेगा। तो बहरहाल मैं फारिग हुआ, आराम से मैंने दरवाज़ा खोला, वो हाथ धोए और ख़ामोशी से बग़ैर पीछे देखे अपने कमरे में जाके बैठ गया और वहाँ जाके फिर मैंने कुरान शरीफ खोल लिया या तिलावत लगा दी, व्हाटसएवर। मैंने कुछ देखा नहीं, बस मैंने फ़ील किया। उसके 2-3 दिन बाद सिमिलर एक्सपीरियंस एक और लड़के ने फ़ील किया, मेरे डोम से कोई 500-600 मीटर दूरी पे था। उसने भी वॉशरूम पे ऐसी कोई चीज़ फ़ील की, लेकिन वो लड़का बेहोश हो गया। वो लड़का बेहोश हुआ, वो जब सुबह को जो काम वाली आती हैं, सफाई करने वाली, उन्होंने जब उसको देखा, उठाया सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा भगदड़ मच गई और इधर उधर वो बात हुआ। वो लड़का होश में आया, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा बस, उसने कुछ बोला ही नहीं कि वो क्यों बेहोश हुआ, क्या हुआ। तो उसको शायद कुछ याद नहीं था या वो कुछ बताना नहीं चाह रहा था या जो भी था। और उसके बाद फिर वो हफ्ते के बाद जो है वो फिर अपने घर चला गया था, वो वापस यूनिवर्सिटी नहीं आया। अब इन सारी चीज़ों में कितना है, क्या सच्चाई है, मुझे कुछ फील हुआ भी था या नहीं हुआ था, या वो अंधेरा था, रात का टाइम था और मेरे वहम काम कर रहा था, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ ख़ास कह नहीं सकता। लेकिन ये 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जो बहुत प्रोमिनेंट थे और मुझे फील हुए थे। मलेशिया की उस यूनिवर्सिटी की ख़ास एक बात ये थी कि उसके बीच में जो है एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, मतलब यूनिवर्सिटी के बीच में ही थी, और हर अजान के वक्त वहाँ के कुत्ते रोते थे, लिटरली रोते थे। जब कुत्ते करीब में होते थे तो वो फ़ौरन खड़े होकर रोने शुरू हो जाते थे, या जंगलों में होते थे वहाँ रोने शुरू हो जाते थे, और ज़्यादा प्रोमिनेंटली रोते थे मगरिब और फजर के टाइम पे। इस पे रखते हुए हमने वहाँ के मौलवी साहब जो है मस्जिद के, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ निकलती है मगरिब के अजान के टाइम पे जिस पे कुत्ता देख के रोता है। उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज़ भागती हुई वापस जंगल में छुपने जाती है जिसको देख के कुत्ता रोता है। उन्होंने कहा जवाब ये सुनो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। उनके पास मैं ये बाथरूम वाले इंसिडेंट लेके गया, उन्होंने मुझे वॉशरूम की दुआ बताई घुसने से पहले। मिनाज भाई वो दिन आज का दिन है, मैं अपने घर का वॉशरूम भी एंटर हो रहा होता हूँ, भले हाथ धोने जा रहा हूँ, लेकिन मैं वो दुआ ज़रूर पढ़ता हूँ। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद है। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के 2 तरीके हैं, चाहे तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को अपनी आवाज में सुनाऊंगा।